चलिए, स्वागत है आप सभी का एसके एडुजन परिवार में। और आज हम लोग आप लोग के लिए लेके आए हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। जिसमें हम लोग कांग्रेस और कांग्रेस से पूर्व स्थापित जो संस्था है और कांग्रेस के बाद गांधी युग तक, गांधी युग, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस किस द्वारा मतलब कि कांग्रेस और जो भी उसके स्थापित संस्था है उन सभी के बारे में, जिसमें हम लोग लगभग आज टोटल ये पार्ट 1 हम लोग का, जिसमें आज हम लोग 100 प्रश्न करने वाले हैं। और ये अधिकांशतः प्रश्न जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी हाल ही में, उन सभी एग्जामों का ये प्रश्न इसमें दिया गया है। और हम लोग एक एक प्रश्न को हम लोग व्याख्या करते हुए चलेंगे। और आज जितने भी खास करके जो भी एग्जाम होने वाले हैं इन फ्यूचर, अभी खास करके जिस प्रकार आज जो है अभी बीपीएससी 72 जो आपका बचा हुआ है, और आपका बीपीएससी टीआरई 4 का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, और बाकी जो भी इन फ्यूचर एग्जाम होने वाले हैं उन सभी एग्जाम में भारत के इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो मॉडर्न हिस्ट्री होता है, वहाँ से हम लोग प्रश्न करने वाले हैं। और आज हम लोग का टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की आज व्याख्या करने वाले हैं। और ये प्रश्न जो है आपके सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो आपका बिहार दरोगा का एग्जाम हो, चाहे बिहार पुलिस का एग्जाम हो, इन सभी के लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक एक प्रश्न को हम लोग व्याख्या करते हुए चलेंगे आगे, तो कोई दिक्कत आप लोग को होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक वाइज आपका बटा हुआ प्रश्न है, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्था, ठीक है। तो चला जाए इसमें। चलिए, पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है, ठीक है। और थोड़ा सा इंडियन एसोसिएशन से हमें थोड़ा सा पहले चलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम ये अभी बोले हैं कि पूरा व्याख्या करना है, तो थोड़ा सा पीछे चलेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जो इंडियन एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन तो बाद में है, लेकिन इंडियन एसोसिएशन से पहले कुछ भारत में संस्थाएं स्थापित हुआ है। जिसमें सबसे पहले हम बात करें, भारत में जो राजनीतिक संस्था की स्थापना की जो शुरुआत हुआ है, वह ऐसे तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ही, और राजा राम मोहन राय के बाद जो उनके महत्वपूर्ण जो उनके सहयोगी थे, उनके द्वारा ही कुछ राजनीतिक संगठन की स्थापना करने की बात किया गया था। जिसमें वंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना करने की बात किया गया था। उसके बाद 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना किया गया था, किसके द्वारा? द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। तो यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण संगठन का नाम लिख रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। 1838 में भारत की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन का निर्माण होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसे कहा जाता है लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसे हिंदी में कहा जाता है जमींदारी एसोसिएशन, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। और ये जो सोसाइटी है, ये भारत के इतिहास का एक प्रमुख राजनीतिक संगठन माना जाता है, और ये प्रथम है। और इसकी स्थापना बंगाल में किया गया था, क्योंकि अंग्रेजों का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी नगर था वो बंगाल था। और बंगाल में इस सोसाइटी की स्थापना का उद्देश्य था कि जितने भी जमींदार हैं, उन जमींदारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए। ये जो सोसाइटी है, सोसाइटी का संबंध है जमींदार से, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि लैंड होल्डर सोसाइटी ये भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन माना जाता है। इसके संस्थापक हैं द्वारिकानाथ टैगोर। इसकी स्थापना द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया, ठीक है। उसके बाद 1838 में ये हो गया। उसके बाद आपको ध्यान रखना है 1839 और 1839 में लंदन में एक संस्था स्थापित हुआ था ब्रिटेन में, उसका नाम था ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। और इस ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक थे, उसका नाम था विलियम एडम्स, विलियम एडम्स। और इस ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना चूंकि ब्रिटेन में हुआ है, इसकी एक शाखा खोला गया भारत में। और भारत में जो उसकी शाखा का नाम रखा गया 1843 में, उसका नाम रखा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1843 में किया गया है। और इसके यहाँ पे हेड बनाया गया थॉमसन, ठीक है। और इस बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति जुड़े थे, उसका नाम था प्यारे चंद्र मित्र, जो इसके सचिव हुआ करते थे। संस्थापक है थॉमसन, इसके सचिव हैं प्यारे चंद्र मित्र, प्यारे चंद्र मित्र, ठीक है। चलिए, ये तीन महत्वपूर्ण संगठन है 1838 में, 39 में और 43 में, ठीक है।
चलिए इसको लिख लीजिए, ठीक है, प्रॉपर लिखिए। चलिए उसके बाद आगे भी ध्यान रखना है हमें। उसके बाद क्या हुआ कि जो लैंड होल्डर सोसाइटी है और जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया 1851 में। उसका नाम रखा गया ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, संस्थापक कौन होंगे इसके? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, और इसके संस्थापक हैं राधाकांत देव। अच्छा, राधाकांत देव के द्वारा और भी कोई संस्था स्थापित किया गया क्या? धर्मसभा। धर्मसभा की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा किया गया था, ठीक है, राधाकांत देव। और इस ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की तरफ से इन्होंने, ये जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, इसमें राधाकांत देव है, हरिश्चंद्र मुखर्जी वगैरह सब इसमें जुड़े हुए हैं। और ये जो एसोसिएशन है, इस एसोसिएशन ने जो नील विद्रोह हुआ था, उस नील विद्रोह की जांच की मांग किया था। नील विद्रोह के लिए एक आयोग गठित हो, इनकी मांग किया गया था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के द्वारा। और इस एसोसिएशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका था, उसका नाम था हिंदू पैट्रियट। उसका नाम था हिंदू पैट्रियट, जिसके संपादक गिरीश चंद्र घोष हुआ करते थे और हरीश चंद्र मुखर्जी। हिंदू पैट्रियट के संस्थापक हैं गिरीश चंद्र घोष और हरीश चंद्र मुखर्जी, ध्यान रखना ये। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है, जिन्होंने नील विद्रोह का समर्थन किया था हिंदू पैट्रियट नामक पत्रिका ने, जिसकी स्थापना ये जो पत्रिका है, ये मुख्य रूप से किस संगठन का पत्रिका है? वो आपका है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जिसके संस्थापक हैं राधाकांत देव। राधाकांत देव, ठीक है। चलिए उसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखना है, 1852 में एक संस्था बनता है, उसका नाम है बम्बई एसोसिएशन। बम्बई एसोसिएशन भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, बंगाल में, बम्बई में, मद्रास में, ये जो 3 प्रेसिडेंसी नगर है अंग्रेजों का, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण संगठन की स्थापना किया जा रहा है। 1852 में बम्बई एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी क्या है? इसके संस्थापक हैं। बम्बई एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ? 1852 में। अच्छा, 1852 में कोई और संगठन की स्थापना हुआ है क्या? क्या नाम है? मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना आपको, 1852 में ही 1852 में ही उसका नाम है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, और इसके संस्थापक हैं श्री गजलू चट्टी, ठीक है, गजलू लक्ष्मी चट्टी, या लक्ष्मी गजलू चट्टी नाम है इसका, ठीक है, ठीक है। चलिए उसके बाद ध्यान रखना है एक दो संस्था का नाम और, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है 1884 में बना है आपका मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा, और इसके संस्थापक हैं वी राघवाचारी। वी राघवाचारी ये संस्थापक हैं और इसके अध्यक्ष भी हैं, और इसके सचिव हैं, जिसका नाम है पी आनंद चार्लू। इसके सचिव हैं पी आनंद चार्लू। इसके सचिव हैं पी आनंद चार्लू, ठीक है। चलिए उसके बाद 1875 में एक संस्था बनता है, उसका नाम है इंडियन लीग। इंडियन लीग, जिसके संस्थापक हैं शिशिर कुमार घोष। जिसके संस्थापक हैं शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष, ठीक है। और इसी इंडियन लीग को आगे चलकर नाम से जाना गया इंडियन एसोसिएशन। तो ध्यान रखना है, हमें इंडियन एसोसिएशन पे आना था, तो ध्यान रखना है कि ये जो इंडियन लीग है, यही इंडियन लीग आगे चलकर जाना जाता है इंडियन एसोसिएशन, जिसमें जो आपका इंडियन लीग है, इस इंडियन लीग को आगे मर्ज किया जाता है इंडियन एसोसिएशन में। और उसके बाद उसके बाद ध्यान रखना है कि जो आपका इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना हुआ है, कब हुआ है? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में। इसका नाम है इंडियन एसोसिएशन, और इसी इंडियन एसोसिएशन में इंडियन लीग को मर्ज कर दिया गया। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एसएन बनर्जी, और इनके एक और थे सहयोगी, उसका नाम था आनंद मोहन बोस।
आनंद मोहन बोस। और ये जो इंडियन एसोसिएशन है, ये कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्था में सबसे महत्वपूर्ण संगठन यही है, इंडियन एसोसिएशन। और इसी इंडियन एसोसिएशन को आगे चलकर कांग्रेस में क्या कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा। ठीक है। और ये जो इंडियन एसोसिएशन है, इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, उसको बोलते हैं सिविल सर्विस आंदोलन। सिविल सर्विस आंदोलन, सिविल सर्विस आंदोलन चलाया गया था इंडियन एसोसिएशन के द्वारा। ठीक है। चलिए, ये कुछ महत्वपूर्ण संगठन। उसके बाद थोड़ा सा एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि जो भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति, उसका नाम है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा अभी पढ़े हैं 1852 में स्थापित हुआ था बम्बई एसोसिएशन। और दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक दो महत्वपूर्ण संगठन की और स्थापना हुआ है, उसका नाम है 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी। लंदन में इन्होंने संगठन स्थापित किया था 1865 में, लंदन इंडिया सोसाइटी। और इन्हीं के द्वारा 1866 में स्थापित किया गया था ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। और इस दोनों के संस्थापक हैं दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। ठीक है। चलिए, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा तीन संगठन हम लोग पढ़े हैं। 1852 में आपका है कौन सा, बम्बई एसोसिएशन। ठीक है। उसके बाद 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी का स्थापना लंदन में हुआ है। उसके बाद ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, जिसकी स्थापना 1866 में हुआ है। दोनों संस्थापक दादा भाई नौरोजी। ठीक है। चलिए, एक और आपको बता दीजिए, बताइए बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ है, जिसमें तीन महत्वपूर्ण व्यक्ति जुड़े थे, जिसको हम लोग बम्बई त्रिमूर्ति के नाम जानते हैं। हाँ, फिरोज शाह मेहता, ठीक है, बदरुद्दीन तैयबजी, केटी तिलंग, 1884 में। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए, एक और लिख लीजिएगा लास्ट। ठीक है, एक और लिख लीजिए, चलिए सारा संगठन आपके एक साथ हो जाएगा, लिख लीजिए एक पेज पे। ठीक है। 1884 में उसका नाम है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। और इसके जो संस्थापक हैं फिरोज शाह मेहता। हाँ, फिरोज शाह मेहता। अच्छा, देख लीजिए, फिरोज शाह मेहता प्लस ध्यान रखना इसमें एक व्यक्ति, उसका नाम है बदरुद्दीन तैयबजी, बदरुद्दीन तैयबजी। और इसमें एक और व्यक्ति का नाम आता है, उसका नाम है, जिसको हम लोग बोलते हैं केटी तिलंग। ठीक है। और 1885 कर दीजिए इसको। ठीक है। ये और इससे इस तीनों व्यक्ति को बोला जाता है क्या, इस तीनों व्यक्ति को एक साथ क्या बोलते हैं, इसे कहा जाता है बम्बई त्रिमूर्ति। इन्हें कहा जाता है बम्बई त्रिमूर्ति। ठीक है। बम्बई त्रिमूर्ति के नाम जानते हैं, मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और एक है आपका केटी तिलंग। ठीक है। चलिए, तो यह है कांग्रेस से पूर्व स्थापित महत्वपूर्ण संगठन सारा एक साथ। ठीक है। तो सबसे प्रथम संगठन है, उसका नाम है लैंड होल्डर सोसाइटी, जो जमींदारी एसोसिएशन है, जिसके संस्थापक हैं द्वारिकानाथ टैगोर। उसके बाद 1839 में लंदन में स्थापित हुआ ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जिसके संस्थापक हैं विलियम एडम्स। इसी की एक शाखा खोला गया भारत में 1843 में, नाम रखा गया बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जिसके संस्थापक हैं थॉमसन। और इसके एक सचिव थे, उसका नाम था प्यारे चंद्र मित्र। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं कि 1851 में लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को आपस में क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। उसका नाम रखा गया ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। संस्थापक इसके राधाकांत देव। और इस संगठन ने नील विद्रोह की जांच करने के लिए उन्होंने मांग किया था। और इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका था इस संगठन का, उसका नाम था हिंदू पैट्रियार्ट, जिसके संस्थापक थे, जिसके संपादक गिरीश चंद्र घोष और कौन है, हरीश चंद्र मुखर्जी। ठीक है। उसके बाद 1852 में स्थापित होता है बम्बई एसोसिएशन, जिसके संस्थापक है दादा भाई नौरोजी। उसके बाद 1852 में स्थापित होता है मद्रास नेटिव एसोसिएशन, संस्थापक हैं या इसको बोलते हैं लक्ष्मी गजलू चट्टी या फिर गजलू लक्ष्मी चट्टी। उसके बाद 1875 में आपका संस्थापित होता है इंडियन लीग, जिसके संस्थापक हैं शिशिर कुमार घोष।
ठीक है। और उसके बाद 1876 में बनता है इंडियन एसोसिएशन, SN बनर्जी, आनंद मोहन बोस, इनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया, सिविल सर्विस आंदोलन। ठीक है, चलिए। और बाकी आपका इधर है 84 मद्रास महाजन सभा, बी राघवाचारी और इसके सचिव हैं पी आनंद चार्लू। 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी और 1866 में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन संस्थापक है दादा भाई नेहरू जी। ठीक है। और बाकी बॉम्बे त्रिमूर्ति में आपका फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तिलंग आते हैं। ठीक है। यह है कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन में सबसे महत्वपूर्ण संगठन। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिएगा ये प्रश्न। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन डी। और बाकी आपको दिख रहा है एओ ह्यूम, यह है कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न आपका, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। कौन है वो? इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन को आगे चलकर कांग्रेस में क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया। और ये ध्यान रखना है कि जो इंडियन एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन, ये इंडियन एसोसिएशन की स्थापना में जस्ट पढ़े कब हुआ है? 1876 में हुआ है। ठीक है। संस्थापक हैं इसके सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। अभी बताए हैं आपको लंदन इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? दादा भाई नेहरू जी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नेहरू जी। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये भी ध्यान रखना आपको, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्थापना हुआ है 1883 में। इसके संस्थापक हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। ठीक है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसके भी संस्थापक हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में कौन एक ब्रिटिश सरकार द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? बताइए कौन है जिसको बर्खास्त किया गया था? वह है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कब किया गया था बर्खास्त? 1874 में। कहां से किया गया था बर्खास्त? असम से। ध्यान रखना है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को 1874 में असम में जब ये ICS अधिकारी के पद पर थे, इन्हें असम से कर दिया गया बर्खास्त। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, सुनिए ध्यान से, यहाँ पे इंडियन सिविल सर्विस की बात करें, ICS की बात करें, अगर हम ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा कहा गया, 1853 में क्या होगा कि सिविल सर्विस में जो लोग चुने जाएंगे उसके लिए क्या होगा? प्रतियोगी परीक्षा। ठीक है, 1853 चार्टर एक्ट में कहा गया जितने भी लोग सिविल सर्विस में जुड़ेंगे उसके लिए एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन होगा। कहाँ पे? लंदन में। तो प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन होना शुरू कहाँ से हुआ? 1853 से। लेकिन ध्यान रखना है कि प्रतियोगी परीक्षा को शुरू करने वाला देश कौन सा है? चीन है। ठीक है, तो ICS के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन होने लगा 1853 से। कहा? लंदन में। उसके बाद कि भारत के प्रथम व्यक्ति जो ICS अधिकारी बने 1863 में, उसका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर। उसका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर ये भारत के प्रथम ICS अधिकारी हैं। भारत के प्रथम ICS अधिकारी, इंडियन सिविल सर्विस। एक प्रश्न भी ध्यान रखना है कि भारतीय सिविल सर्विस के जनक कहे जाते कौन? कॉर्नवालिस। ठीक है, कॉर्नवालिस को कहा जाता है। इसके अलावा 1869 में भारत के दूसरे ICS अधिकारी बनते हैं, सेकंड ICS अधिकारी, उसका नाम होता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी से राष्ट्रगुरु के नाम जानते हैं। इन्हें बिना ताज का बादशाह भी कहा जाता है। और इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है SN बनर्जी को, उसका नाम है बंगाली। बंगाली पत्रिका सुरेंद्र नाथ बनर्जी का ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। और ये बंगाल के बहुत ही महत्वपूर्ण नेता माने जाते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, चलिए उसके बाद जो RC दत्त है, ये भारत के तीसरे ICS अधिकारी हैं, RC दत्त। ठीक है, रमेश चंद्र दत्त। और बाकी सुभाष चंद्र बोस भी ICS अधिकारी बने थे। यहाँ पे सब ICS अधिकारी का नाम ही लिखा हुआ है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने ICS अधिकारी की परीक्षा पास किया था और चौथा रैंक हासिल किया था। उसके बाद इन्होंने क्या दे दिया? महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में कूद गए और इन्होंने क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद प्रथम ICS अधिकारी सत्येंद्र नाथ टैगोर। दूसरे कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तीसरे कौन है? RC दत्त। और उसके बाद एक व्यक्ति था जिसका नाम था अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष भी ICS अधिकारी में पास हुए थे। और अरविंद घोष घुड़सवारी में क्या हो गए थे? छट गए थे। अरविंद घोष भी एक ICS अधिकारी थे और ये घुड़सवारी यानी कि घुड़दौड़ में छट गए थे। हाँ, उस समय ICS में एक ट्रेनिंग होता था घुड़सवार का। ठीक है, उसमें छट गए थे। कौन? उसका नाम है अरविंद घोष। ठीक है, चलिए तो ICS की परीक्षा लंदन में होता था और ICS की परीक्षा फिर लंदन से कहाँ आयोजित होने लगा? भारत में।
ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन होगा ये वाला। ठीक है, अगला है, अधोलिखित में भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुआ है, क्या है नाम, अभी जस्ट बताए हैं, जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना 1838 में किया गया है, जिसके संस्थापक हैं द्वारिका नाथ टैगोर, और इसे ही कहा जाता है लैंड होल्डर्स सोसाइटी कहा जाता है। इसके अलावा अभी पढ़ाए थे कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में हुआ है, इसके संस्थापक हैं थॉमसन। उसके बाद बताया है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1839 में हुआ लंदन में, कौन है, एडम्स। ये आपका है एडम्स और ये है थॉमसन, और ये है आपका द्वारिका नाथ टैगोर। अच्छा, द्वारका नाथ टैगोर क्या राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज से जुड़े थे क्या? बिल्कुल जुड़े थे। ठीक है, चलिए, उनके बाद इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये हो गया आंसर। अगला, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राजनीतिक सुधार को लेकर सुधार करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उसके बाद आपका लिखा हुआ है राम मोहन राय। ये राम मोहन राय कोई और नहीं बल्कि कौन है? राजा राम मोहन राय। ठीक है, और ये राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देते हैं कौन? अकबर द्वितीय। और भारतीय अशांति के जनक वेलेंटाइन सिरोल ने किसे कहा था? तिलक को कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा है? तिलक ने कहा है। और तिलक का संबंध किस दल से? गर्म की नरम दल से। तिलक की पत्रिका है केसरी और मराठा। इनकी एक किताब है, क्या नाम है? गीता रहस्य। तो गीता रहस्य केसरी मराठा पत्रिका जो आपका है किसका है? तो वो तिलक का है। बाकी दादा भाई नेरोजी के बारे में पढ़ चुके हैं अभी, 2-3 संगठन इनका। दादा भाई नेरोजी को बोलते हैं क्या? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर होगा इसका सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, अगला है, अभी बताए थे कि प्यारे चंद्र मित्र। प्यारे चंद्र मित्र निम्नलिखित में किस संगठन के सचिव थे? अभी बताए थे बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। संस्थापक है इसके थॉमसन। इसके सचिव कौन थे? प्यारे चंद्र मित्र थे। और इस सब की संगठन के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 1838 इंडियन लीग, 1875 शिशिर कुमार घोष। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 विलियम एडम्स। ठीक है, चलिए अगला है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब किया गया है? 1884 में। किसने किया है? वी राघवाचारी। इसके संस्थापक हैं वी राघवाचारी। वी राघवाचारी इसके संस्थापक हैं। इसके सचिव कौन है? टी आनंद चार्लू। टी आनंद चार्लू। मतलब कि भारत के जो 3 महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी नगर है, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में, यहाँ पे महत्वपूर्ण कुछ राजनीतिक संगठन की स्थापना भारतीय लोगों के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला है, पढ़िए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, ये प्रश्न आपका हाँ, ये आपका आईएएस का प्रश्न। चलिए बताइए क्या है, ये बताइए। और ये कई बार प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। पूछा है, निम्नलिखित में किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? ये हाउस ऑफ कॉमन्स जो ब्रिटेन की संसद का एक अंग है, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, तो हाउस ऑफ कॉमन्स ने सबसे पहले किसने एक याचिका प्रस्तुत करते हुए कहा था कि भारत का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व होना चाहिए? ठीक है, वो कौन है? वो है आपका, ध्यान रखना है, द पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन है? महादेव गोविंद रानाडे। पूना सार्वजनिक सभा संस्थापक हैं एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। इसकी स्थापना कब हुआ है? 1867 में। कहीं आपको 1870 भी दिखेगा, ध्यान रखना। इसकी स्थापना मुख्य रूप से हुआ था 1867 में ही। ठीक है, एमजी रानाडे के द्वारा। और इस एमजी रानाडे को क्या कहते हैं? महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। इन्हें कहा जाता है महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। एमजी रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। और इस एमजी रानाडे को अपना गुरु कौन मानते थे? कौन? गोपाल कृष्ण गोखले और तिलक, क्योंकि इनका भी संबंध महाराष्ट्र से ही रहा है। और बाकी इन सब के बारे में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एमजी रानाडे। चलिए, जितना प्रश्न पढ़े हैं सारा प्रश्न एक साथ। ठीक है, थोक काम लिखिए। ठीक है, यहाँ ऑप्शन आपको एग्जाम में 4 को रहेगा, ए डी तक, लेकिन हम बढ़ा दिए यहाँ पे। ठीक है, ई एफ जी तक है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, क्योंकि जितना पढ़े हैं उसका एक साथ रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सोच समझ के आंसर करना है, तरफराना बिल्कुल नहीं।
हाँ, जब इस तरह के प्रश्न आए, ये कूट वाला प्रश्न है, जब भी कूट वाले प्रश्न आए सबसे पहले आपको वो प्रश्न बनाना है जो आपको आता है, ठीक है, उसको मिलाइए जो आपको आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या क्या आ रहा है आपको बताइए। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, कौन है संस्थापक? राधा कांत देव। एक का कहाँ गया? 3। अब आपका ये ऑप्शन क्या हो गया? छट गया। ये भी ऑप्शन क्या हो गया? छट गया। तो ये तो 1 और 4 तो होगा नहीं। अब आपका या तो बी होगा या तो क्या होगा? सी होगा। अब आगे पढ़िए। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में कौन है यहाँ पे? नहीं कोई, तो यहाँ पे केटी तलंग तो दिख रहा है क्योंकि इन्हीं के ये हिस्सा है, ठीक है, केटी तलंग। तो बी का क्या होगा? 2। अब ये कन्फर्म हो गया कि ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ये कन्फर्म हो गया, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। ज्यादा मिलाने की जरूरत नहीं था, ठीक है। बाकी आप पढ़ चुके हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, 1905 में इसकी स्थापना हुआ है, ठीक है। उसके बाद लैंड होल्डर सोसाइटी कौन है? राधा कांत देव, राधा कांत देव, ठीक है। चलिए, और बाकी इसको मिला लीजिएगा। क्या चीज? क्या राधा कांत देव नहीं दिख रहा क्या? सॉरी, अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी सॉरी, द्वारिका नाथ टैगोर होगा, ठीक है। अच्छा, बोल दिए इसे, ठीक है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक हैं राधा कांत देव, ठीक है। लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक हैं द्वारका नाथ टैगोर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, थोक के बाम क्वेश्चन ऐसे मिलेगा आगे भी, ठीक है। चलिए बताइए। अब अभी बताएं, जस्ट अभी कांग्रेस से पूर्व, कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन था? इंडियन एसोसिएशन। चूंकि स्थापना कहाँ हुआ है? कलकत्ता में, इसलिए नाम इसका है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, ठीक है। कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्था में सबसे महत्वपूर्ण संस्था इंडियन एसोसिएशन है, जिसके संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? एसएन बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ठीक है। चलिए अगला पढ़िए। चलिए हाँ, अब मिलाइए अब, ठीक है। मतलब इतना प्रश्न दिया गया, आप भूलिएगा नहीं एक भी प्रश्न, ठीक है, ठीक है। बताइए, डेट बता दीजिए पहले। बम्बई एसोसिएशन 1852, कौन है संस्थापक? दादा भाई नेरोजी। इंडियन एसोसिएशन 1876, कौन है? एस एन बनर्जी, आनंद मोहन बोस। मद्रास महाजन सभा 1884, कौन है? बी राघवाचारी, पी आनंद चार्लू। इंडियन लीग 1875, शिशिर कुमार घोष, ठीक है। मिलाइए क्या होगा आंसर? 1 3 ऐसे होगा ना? 1 सॉरी 1 4 3 2, 1 4 3 2 कहाँ है? ऑप्शन डी, 1 4 3 2, ठीक है। चलिए 1 4 3 2, आगे पढ़िए। हर एक तरह का प्रश्न है, ठीक है। चलिए बताइए। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन। हाँ, इसमें बोला है, इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत? बताइए। कौन गलत है बताइए। इसमें बोला है कौन गलत है? इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। स्थापना हुआ है पश्चिम बंगाल यानी कलकत्ता में। ये क्या हो गया? गलत हो गया। उसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? दादा भाई नेहरू, और इसकी स्थापना कलकत्ता में नहीं हुआ है, ठीक है, लंदन में हुआ है, ठीक है। तो कौन कौन गलत है? 2 और 4 गलत, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इसकी स्थापना बंगाल में हुआ है, ना कि बम्बई में हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, फिर से आ गया प्रश्न, मिलाइए। चलिए, पढ़ चुके हैं कई बार ये प्रश्न, क्या होगा आंसर? मिलाइए। लैंड होल्डर सोसाइटी कौन? द्वारका नाथ टैगोर। उसके बाद ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, कौन है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक? विलियम एडम्स, ठीक है। 3 4, 3 4 कहीं है? नहीं दिख रहा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उसके बाद 3, ठीक है। चलिए, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है, ये चला गया इधर। इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस, ठीक है। देख लीजिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, देखिएगा देखिए कैसे कन्फ्यूजन होता है। देखिए थोड़ा सा नाम बता देखिएगा। इंडियन सोसाइटी, ठीक। उसके बाद ब्रिटिश इंडियन
सोसाइटी, ठीक, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी हो जाएगा ये, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। और उसका क्या हो जाएगा, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल, देख लीजिए यहाँ पे सिर्फ इंडिया सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी जिसको बोलते हैं। उसका बाद हो गया आपका ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, उसका बाद हो गया बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन है, आनंद मोहन बोस। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है, विलियम एडम्स। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कौन है, थॉमसन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, मिलाना है इसमें, सुमेल करना है, कूट वाला ये प्रश्न मिलेगी। इंडियन लीग कौन है, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष। उसके बाद इंडियन सोसाइटी अभी जस्ट पढ़े हैं, कौन है, आनंद मोहन बोस, ठीक है। उसके बाद आपका यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन संस्थापक हैं सर सैयद अहमद खां। और ये भी ध्यान रखना है कि कांग्रेस के विरोध में एक संगठन स्थापित हुआ था, उसका नाम था यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन। संस्थापक थे इसके सर सैयद अहमद खां। क्या होगा आंसर, ये बताइए क्या होगा, डी। चलिए, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ के संस्थापक हैं सूर्यनाथ बनर्जी। और यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन वो है सर सैयद अहमद खां। आंसर हो जाएगा 1 2 4 3, ठीक है। चलिए, और ये चिक चिक के बोल रहे हैं हम गलत हैं, बताइए क्या ये बोल रहे हैं कि हम गलत हैं, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 ना कि 44, ठीक है, तो गलत कौन है, ये है, ठीक है, ऑप्शन डी 44 लिखा हुआ। तो बाकी सब आपका ध्यान रखना है आपको। देख लीजिए यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, और इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल संस्थापक थे सर विलियम जॉन्स। इसका उद्देश्य था कि जो भारत के जो प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं उसको क्या करना, अध्ययन करना, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, ठीक है, जिसमें गीता का अनुवाद किया गया, ठीक है, जो आपका गीता हो गया। उसके बाद आपका अलग अलग जो, जैसे आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है हितोपदेश, उसका भी अनुवाद किया गया है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कहाँ, बॉम्बे 1804। उसके बाद है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1823। ध्यान रखिएगा ये भी प्रश्न, ठीक है, ये अपने आप में एक प्रश्न है ये, ठीक है, ये भी अपने आप में एक प्रश्न है। और बाकी लैंड और सोसाइटी 1838, ठीक है। चलिए अगला, भारतीय राष्ट्रीय, आगे आपका अभी तक जितना भी हम लोग पढ़े थे आपका कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्था। अब यहाँ से आपका शुरू होता है कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, क्या थे वो, एक असैन्य सेवक थे। मतलब उन्होंने आईसीएस से रिटायर्ड थे, उसका नाम था कौन, ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस के संस्थापक और कांग्रेस के प्रथम महासचिव जिसका नाम है ए.ओ. ह्यूम। और ये जो ए.ओ. ह्यूम है इसके द्वारा 28 दिसंबर 1885 को स्थापित किया गया एक संस्था, उसका नाम था कांग्रेस। और ये जो कांग्रेस है, इस कांग्रेस ऐसे भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से संस्था की स्थापना किया गया था, लेकिन आगे चलकर बन गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और ये नाम किसने बदल दिया, दादा भाई नेहरू ने। और ये कांग्रेस किस भाषा का शब्द है, अमेरिकी भाषा का शब्द है, क्योंकि अमेरिका के संसद क्या बोलते हैं, कांग्रेस कहा जाता है। इसके अलावा ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक भी हैं और प्लस क्या है, प्रथम महासचिव भी है। प्रथम सचिव, संस्थापक प्लस सचिव कौन है, ए.ओ. ह्यूम। और इस ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला, इन्हें कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट ऑफ शिमला, इन्हें कहा जाता है शिमला का संत। उसके बाद ए.ओ. ह्यूम की जीवनी किसने लिखा है, विलियम बेडरबन। इनकी जीवनी लिखा है विलियम बेडरबन। ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखने वाले हैं विलियम बेडरबन, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा ये, चलिए इसका आ जाएगा असैन्य अधिकारी, ठीक है। अगला, अब कांग्रेस संबंधित प्रश्न होगा आपका, बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन है, डफरिन है, ठीक है। डफरिन के समय में ही कांग्रेस का स्थापना किया गया है 28 दिसंबर 1885 को। और ये जो डफरिन है उस समय भारतीय वायसराय है ये। और भारत के एक व्यक्ति जिसका नाम है लाला लाजपत राय, उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस है वो डफरिन के दिमाग की क्या है, उपज है।
ठीक है, और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत, ठीक है, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग का उपज है। ठीक है, चलिए इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल का नाम क्या था? कैनिंग। 1857 क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल है, उसका नाम है कैनिंग, और यही कैनिंग आगे चलकर बनेगा भारत का प्रथम वायसराय 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। उसके बाद भारत के सबसे लोकप्रिय वायसराय कौन है? रिफन है। और उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लाया था? लिटन लाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन ने लाया है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? मेटकॉफ को कहते हैं। चार्ल्स मेटकॉफ को बोलते हैं भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। ठीक है, चलिए अगला, चलिए थोक के बाद प्रश्न, चलिए 7, चलिए अगला प्रश्न आपका 7 ऑप्शन है। ठीक है, हाँ ये नीचे भी पढ़ना है, नीचे में पूछा है कौन सही है। ठीक है, चलिए कांग्रेस के बारे में 4-5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिया गया, आपको बताना है इसमें कौन सही है। ठीक है, पहला प्रश्न है, पहला ऑप्शन दे रखा है कांग्रेस की स्थापना 1885 में प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों के साथ मुंबई में हुआ। सही गलत? पहला क्या है? 100% सही है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ है, यानी कि मुंबई में हुआ है, गोकुलदास तेजपाल विद्यालय में, और इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें अधिकांश प्रतिनिधि कहां से थे? बम्बई से थे। ठीक है, बम्बई से। ठीक है, आपको दिख गया होगा कौन गलत। हाँ, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सचिव एओ ये भी क्या है? सही है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी बमेशचंद बनर्जी हैं और सचिव एओ है। उसके बाद कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी और प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले, ये भी क्या है? सही है। मतलब ये प्रश्न बहुत कुछ दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद कि कर्जन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधि बताते हुए कहा, मजाक हो रहा नहीं, ये कर्जन नहीं, कौन? डफरिन। डफरिन ने कहा था कि जो कांग्रेस है वो अल्प जनसंख्या, सूक्ष्म जनसंख्या को प्रतिनिधित्व करने वाली क्या है? संस्था है। ठीक है, कहा था किसने? कौन? डफरिन। इसमें भारतीय वायसराय कर्जन नहीं है, कौन है यहाँ? डफरिन। तो गलत हो गया, 4 तो गलत हो गया। उसके बाद कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया। बिल्कुल। तो पहले में बनर्जी, दूसरे में नौरोजी, तीसरे में तैयब जी और चौथे में यूले। ठीक है, चलिए बनर्जी, नौरोजी, तैयब जी, यूले। ठीक है, ये भी आपका क्या है? सही है। और उसके बाद कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा गया, योजनाबद्ध किया गया था। ये कथन किसका है? सर सैयद अहमद खान। और यह भी ध्यान रखना आपको कि कांग्रेस की स्थापना का विरोध किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। और इन्होंने अपना एक अलग ही संगठन खड़ा कर लिया, यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन। इसमें सही क्या है? अच्छा, उसके बाद एक और दे रखा है, कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह भी आपका क्या है? सही है। तो क्या है इसमें? 1 2 3 5 6 7, 1 2 3 5 6 7, इतना ऑप्शन एग्जाम में नहीं रहेगा। ठीक है, फिर पहले बोल दे रहे हैं। ठीक है, चलिए 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 कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 1889 में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति के सभापति कौन है? कांग्रेस का समर्थन लेने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित किया गया और समिति के सभापति बोला है, बताइए कौन है? 1889 में बात किया है। 1800 कांग्रेस बोला, प्रश्न बोला है कांग्रेस के समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 1889 में एक समिति स्थापित किया गया। ठीक है, और समिति जो है ये इसमें बोला है उस समिति का सभापति बनाया गया था मिस्टर डिग्बी को, और ये बात हो रहा है लंदन की। ठीक है, चलिए मिस्टर डिग्बी। ठीक है, चलिए अगला है, कांग्रेस के स्थापना के अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। चलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पढ़ाते वक्त आपको बताया गया है, कौन है वो? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कांग्रेस की स्थापना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है किसका? सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। इसलिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कांग्रेस का दूसरा वास्तुकार कहते हैं। कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम हैं, बिल्कुल है, लेकिन कांग्रेस के सेकंड वास्तुकार, कांग्रेस के दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहा जाता है। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार भाग नहीं लिए थे। जैसे जिस प्रकार शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 में, महात्मा गांधी शिमला में थे लेकिन शिमला सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, ठीक वही हाल है सुरेंद्रनाथ बनर्जी का भी। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में कौन एक कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे? ऑप्शन देख के आप बता सकते हैं कौन है जो कांग्रेस संबंधित नहीं है? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां, क्योंकि ये कांग्रेस का खुद विरोध करने वाले हैं, तो फिर ये कांग्रेस से कैसे जुड़े रहेंगे? ठीक है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, और बाकी जो भी आपको दिख रहे हैं
ठीक है। हकीम अजमल खां, इन्होंने भी कांग्रेस के अध्यक्षता की है। फिरोज शाह मेहता भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए हैं। ठीक है, चलिए। कांग्रेस, खान अब्दुल गफ्फार खां, कांग्रेस से यहाँ पे क्या बोला है, कांग्रेस का अध्यक्षता की बात नहीं किया है, कांग्रेस से जुड़े हुए, क्योंकि खान अब्दुल गफ्फार खां कहीं न कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए थे और इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी का भी हर एक आंदोलन में लगभग समर्थन किया है। ठीक है, और उसमें जो सटीक आंसर होगा वही खान। चलिए बताइए अगला। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। गलत है। कौन है? एनी बेसेंट। अगर यही प्रश्न होता कांग्रेस, अच्छा एनी बेसेंट कब बनी है? 1917। कहाँ की? कलकत्ता अधिवेशन की। कहाँ की रहने वाली है? आयरन। ये एक आयरिश महिला है सरोजिनी नायडू। उसके बाद क्या चीज? अच्छा सॉरी, एनी बेसेंट। चलिए कोई बात नहीं। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। अब वर्ष बताइए कौन सा वर्ष में किया अधिवेशन? बनर्जी, हाँ बनर्जी नौरोजी तैयब जी। क्या हो जाएगा? 1885। अच्छा, अगर यही प्रश्न होता कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब आंसर होता सरोजिनी नायडू। ठीक है, अगर पूछता भारतीय, वर्ष क्या होगा? सरोजिनी नायडू। और ये 1925 कानपुर अधिवेशन। और भारत की नाइटिंगेल कही जाती है सरोजिनी नायडू। अच्छा, एक और बताइएगा, कांग्रेस की कितनी महिला अध्यक्ष रही है? 3। कौन कौन है? एनी बेसेंट, दूसरी कौन है? सरोजिनी नायडू, और तीसरा कौन है? नलिनी सेन गुप्ता। नलिनी सेन गुप्ता कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनी है? 1933। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन। उसके बाद सरोजिनी नायडू 1925 और 1917। तो ध्यान रखना है आपको, कांग्रेस की टोटल 3 महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, कांग्रेस में अभी तक को टोटल 3 महिला अध्यक्ष बनी है, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता। अच्छा, इसमें ब्रिटिश कौन है? नलिनी सेन गुप्ता। भारतीय कौन है? सरोजिनी नायडू। आयरिश कौन है? एनी बेसेंट। ठीक है, आंसर क्या होगा इसमें? केवल 2 सही है। ठीक है, केवल 2 सही। ठीक है, और कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। ठीक है, चलिए। 35 वर्ष में उन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी? 1923 के दिल्ली के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अबुल कलाम आजाद। ठीक है, चलिए बताइए, कौन है वो हमारे जो हमेशा कोट पैंट सिलवा के रखते थे, नहीं बने अध्यक्ष? कौन है वो? तिलक। ठीक है, तिलक को कभी मौका नहीं मिला इस कांग्रेस की अध्यक्षता करने का। एक बार मौका मिला भी था, ये चले गए थे वैलेंटाइन सिरोल पर केस करने के लिए लंदन। ठीक है, जिस वजह से ये कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए। ठीक है, अच्छा बाकी क्या अध्यक्ष बने हैं क्या? लाला लाजपत राय। गरम दल में एक व्यक्ति है सिर्फ लाला लाजपत राय जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता करी है, और लाला लाजपत राय बने हैं 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष की, जिसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पहली बार रखा गया था, लेकिन वो पारित नहीं हो सका। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष कब बने? 1919 के अमृतसर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कौन? मोतीलाल नेहरू। और इसी अधिवेशन में अंतिम बार तिलक लिए थे भाग। ठीक है, तिलक अंतिम बार, क्योंकि 1920 में उनका देहांत हो जाएगा 1 अगस्त 1920 को, तो तिलक अंतिम बार भाग लिए थे इसी अमृतसर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। आईने का पुत्र है जवाहरलाल नेहरू। 1929 का लाहौर अधिवेशन। चलिए बताइए, अभी वही प्रश्न बोले, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय। बाकी इन दोनों को मौका नहीं मिला अध्यक्ष बनने का। ठीक है, शुरुआती में कांग्रेस पर सबसे अधिक उदारवादी लोगों का प्रभुत्व था। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तीनों का नाम दे रखा है, कौन है? एनी बेसेंट। अच्छा, भारतीय एनी बेसेंट। अब बताइएगा, कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने वाली पहली महिला, कादम्बिनी गांगुली। ध्यान रखना है, कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने वाली पहली महिला कादम्बिनी गांगुली। अध्यक्ष नहीं बनी, भाग ली है ये। ठीक है, तो कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने वाली पहली महिला कादम्बिनी गांगुली, इसी को कादम्बिनी बोस भी करते हैं। उसके बाद नलिनी सेनगुप्ता 1933 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष, सरोजिनी नायडू 1925। ठीक है, भाग लेने वाली है कादम्बिनी। ठीक है, और स्नातक भी महिला, पहली स्नातक महिला भी यही है। ठीक है, भारत की प्रथम स्नातक महिला भी यही है। ठीक है, कादम्बिनी। चलिए अगला, फिर स्टॉक के बारे में प्रश्न लाइए। और अभी कहीं ना कहीं चर्चा हुआ है कुछ कुछ का। हाँ, इसमें आपको पहले वो मिले जो आपको आ रहा है, जो बिल्कुल तरह से आ रहा है। ठीक है, किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना? क्या है वो?
1917 का कलकत्ता अधिवेशन, यानी कि ए का क्या होगा, 4 होगा। तो ऑप्शन ई तो होगा नहीं। देखिए ऑप्शन भी हमें देखना है, ऑप्शन को छांट देना है, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन छट गया, ये भी छट गया, ए और डी छट गया। उसके बाद या तो सी हो गया तो क्या होगा, बी होगा। उसके बाद कांग्रेस के किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति का लक्ष्य घोषित किया गया। उसके बाद है बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा किस अधिवेशन में आया। कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें तिलक ने भाग लिया, अभी बताए थे। एकमात्र अधिवेशन इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया, अभी बताएं, बताइए। अच्छा बताइए, इसमें महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन में अध्यक्षता करी है, बेलगांव अधिवेशन 1924, ठीक है। तो ई का कहाँ जाएगा, 6, ई का जाएगा 6 और ई का 6 यहाँ भी है। उसके बाद कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ है, बांकीपुर, बांकीपुर अधिवेशन 1912। और बांकीपुर का आज का बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास होने वाला है, क्योंकि आज बांकीपुर में चुनाव है, ठीक है, आज ही चुनाव है बांकीपुर में, ठीक है। चलिए, तो कांग्रेस का 27वां अधिवेशन, ये ऐप का कहाँ जाएगा, ऐप का जाएगा 3। अब कन्फर्म हुआ कुछ, क्या कन्फर्म अभी नहीं हुआ, ठीक है। चलिए आंसर क्या होगा बताइएगा। उसके बाद बोला है कांग्रेस, उसके बाद और क्या बच रहा है, कलकत्ता अधिवेशन 17, लखनऊ अधिवेशन 1916। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिलक ने किस अधिवेशन में कहा था स्वराज 1916 का लखनऊ अधिवेशन। तो इसी का कहाँ जाएगा, 5, सी का 5, सी का 5 यहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, सी का 5 ऑप्शन बी। ध्यान रखना है, तिलक ने किस अधिवेशन में कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, क्योंकि इसी अधिवेशन में तिलक और एनिबेसेंट के प्रयास से नरम दल गरम दल में क्या होगा, मेल होगा, ठीक है। और इसी अधिवेशन में कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और उसके बाद कि कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें तिलक ने भाग लिया था कौन था, 1919 का अमृतसर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके बदले में पढ़ा था कौन। चलिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ये पुनः समझौता ये नहीं है कि मदन मोहन मालवीय हस्ताक्षर कर देंगे। 1906 में, अब पहली बात ये बताइए, 1906 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ है, कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी ने। और कांग्रेस के मंच से पहली बार प्रयोग किया गया था स्वराज शब्द। कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने किया है। और इस अधिवेशन में क्या बोला, दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके बदले किसने पढ़ा था, वो कोई और नहीं है, वह भारत के हीरा, उसका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। और इस गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी की ये कौन है, राजनीतिक गुरु है। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं क्या, 1905 में, कहाँ के, बनारस अधिवेशन। और इसी अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता घोषित किया गया था, गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो गोपाल कृष्ण गोखले है, मोहम्मद अली जिन्ना का संबंध तो आपका मुस्लिम लीग से, ठीक है। चलिए, और ध्यान रखना है, इसी अधिवेशन में क्या किया गया पहली बार, किसको, स्वराज। स्वराज शब्द को कांग्रेस के मंच से पहली बार परिभाषित किया गया है कि किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। लेकिन अगर प्रश्न है जैसे ऐसा कि स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया है, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। अब कांग्रेस के मंच से दादा भाई नौरोजी, और पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू, 1929 का लाहौर अधिवेशन, ठीक है। चलिए, गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, कोई और नहीं, कौन है, सी आर दास। बिहार में टोटल कितनी अधिवेशन हुआ है, 3। सबसे पहले कहाँ हुआ है, 1912 में, कहाँ हुआ है, बांकीपुर। इसके अध्यक्ष ही बताना है, कौन है, आर एन मधोलकर। बांकीपुर अधिवेशन में आर एन मधोलकर। और इसी अधिवेशन में ए ओ ह्यूम को कांग्रेस का राष्ट्रीय पिता घोषित किया गया था और श्रद्धांजलि दिया गया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद 1912 का बांकीपुर अधिवेशन, उसके बाद बताइएगा 1922 का कहाँ, गया अधिवेशन। और इस गया अधिवेशन का अध्यक्ष कौन है, सी आर दास, चितरंजन दास। बताइए, देश बंधु किसे कहते हैं, देश बंधु सी आर दास, और दिन बंधु सी एफ एंड्रूज को बोलते हैं, दिन बंधु कहते हैं। उसके बाद 1940 का रामगढ़ अधिवेशन, कौन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। लेकिन वर्तमान में रामगढ़ कहाँ है, झारखंड में, वर्तमान में ये झारखंड में, उसमें बिहार का अबुल कलाम आजाद, ठीक है। चलिए, तो बिहार में टोटल 3 बार अधिवेशन हुआ है, 12 में, 22 में और 40 में, ठीक है। और ये इसके अध्यक्ष हैं सी आर दास, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न। चलिए, अब इसको मिलाना है। और बोला है कि 1929 अमृतसर अधिवेशन आपको पता है 1919 में हुआ है। और इस अमृतसर अधिवेशन में 1919 में महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया।
ये 1919 का वो समय है जब भारत में बहुत सारी घटनाएं घट रही होती है, चाहे वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो, चाहे वो रॉलेट एक्ट हो, चाहे वो खिलाफत आंदोलन हो, ये सब कहीं ना कहीं 1919 में ही हो रहा होता है। ठीक है, और अमृतसर अधिवेशन भी 1919 में हुआ है। और इसमें कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए दो व्यक्ति को नियुक्त किया गया था, उसका सहयोग लिया गया था, उसका नाम है एनसी केलकर और आईबी सेन। आंसर हो जाएगा इसका 2 और 4। ठीक है, एनसी केलकर और आईबी सेन को चुना गया था कांग्रेस का संविधान लिखने के लिए। ठीक है, एनसी केलकर आईबी सेन। ठीक है, चलिए अगला। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वो कौन है? चलिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि, अच्छा हिंदी भाषा के लिए भी कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। हिंदी के लिए लिपि है देवनागरी लिपि और अंग्रेजी के लिए लिपि है आपका रोमन लिपि। और बोला हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वो कोई और नहीं, वह है हमारे सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी अध्यक्ष कब बने हैं? 1924 के बेलगांव अधिवेशन। जवाहरलाल नेहरू 1929 के लाहौर अधिवेशन, 1936 के लखनऊ अधिवेशन, 1937 के फैजपुर अधिवेशन। पहली बार गांव होने वाला अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन 1937। मौलाना अबुल कलाम आजाद पहली बार 1923 के दिल्ली के विशेष अधिवेशन, उम्र कितना? 35 वर्ष। उसके बाद 1940 से लेकर 40 तक। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, लगभग लगा सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष के पद पर रहे कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी। ठीक है, अगला। चलिए बताइए, बहुत ही आसान प्रश्न बताइए। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूं? कौन है वो? कर्जन। ये कथन है किसका? कर्जन का ये कथन है। ठीक है, चलिए। और उसके बाद एक व्यक्ति है, उसका नाम क्या है? डफरिन। डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली क्या है? संस्था है। ठीक है, और भारतीय सांप्रदायिकता के जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो द्वितीय को। ठीक है, कर्जन। उसके बाद बताइएगा, अरविंद घोष ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा है? अरविंद घोष ने कहा है कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली, कांग्रेस जो संगठन है वो क्षय रोग यानी कि टीबी से मरने वाली। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा है? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। अभी तो कांग्रेस के लोग नहीं बल्कि सभी पार्टी के लोग पदों के भूखे हैं। ठीक है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। अश्वनी कुमार दत्त ने कुछ कहा है क्या? अश्वनी कुमार दत्त ने कहा था कि कांग्रेस जो है वो 3 दिनों का तमाशा है। ठीक है, कांग्रेस 3 दिनों का तमाशा है, कांग्रेस 3 दिनों का तमाशा है। किसने कहा था कांग्रेस साल में मेढक की तरह टर्राने वाली संस्था है? तिलक। तिलक ने कहा था कांग्रेस टर्राने वाली संस्था है। कांग्रेस वर्ष में एक बार, कांग्रेस वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राने वाली संस्था है। तो कैसा इसलिए कहना इन लोगों का है, ये सारे लोगों का कथन इसलिए क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन होता था साल के अंतिम महीना के अंतिम सप्ताह। ठीक है, साल में एक बार आना है, अधिवेशन करना है और अपनी मांगों को अंग्रेजों के सामने रखना है। इस वजह से क्या था कि खास करके जो गरम दल के जितने भी नेता थे वो सब इसके विरोध में थे। ठीक है, और उसके बाद कांग्रेस को याचना करने वाली संस्था किसने कहा है? बिपिन चंद्र पाल ने कहा है। याचना करने वाली संस्था बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा है किसने? बिपिन चंद्र पाल। और तिलक ने और एक और स्टेटमेंट कहा है कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था। ये कुछ कथन है, ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आते हैं। चलिए बताइए, आसान प्रश्न। 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस 1938 में तो अध्यक्ष बने ही थे और ये 1939 में भी बने थे, लेकिन इन्होंने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। और अध्यक्ष कौन बने गए? राजेंद्र प्रसाद। और ये कहाँ की बात हो रहा है? त्रिपुरी की बात हो रहा है। त्रिपुरी कहाँ है? त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। त्रिपुरी है मध्य प्रदेश में। ठीक है, 1939 में इसको बोलते हैं त्रिपुरी संकट कहा जाता है। चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारामैया हार गए और हारने के बाद सुभाष चंद्र बोस भी अपना त्यागपत्र दे दिया, लास्ट में बनाए गए राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था?
लखनऊ अधिवेशन 1936। और इसी में कहा था कि मैं क्या हूं, समाजवादी हूं, और भारत के समस्याओं को हल करने का एकमात्र तरीका क्या है, समाजवाद। ठीक है, समाजवाद। अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक किसे कहा जाता है, कार्ल मार्क्स। समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक हैं कार्ल मार्क्स। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक हैं कौन, एडम स्मिथ। और मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक हैं जेएम किन्स। ठीक है, समाजवाद को ध्यान रखना है। और उसके बाद कि इस जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में कहा था पूर्ण स्वराज का नारा। पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला बताइए। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, कौन है वो, महात्मा गांधी ने कहा था। जिस आजादी के लक्ष्य के लिए कांग्रेस का स्थापना किया गया था, वो लक्ष्य की प्राप्ति हम लोग कर चुके हैं, और अब कांग्रेस नामक संगठन क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि इसका कोई राजनीतिक फायदा नहीं उठा सके। ठीक है, चलिए, लेकिन समाप्त तो हुआ नहीं हो। ठीक है, चलिए चलिए बताइए, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है, वह है जेबी कृपलानी। महात्मा गांधी बताइए 1924। सरदार पटेल बताइए 1931 कराची अधिवेशन। 1931 कराची अधिवेशन। और इस कराची अधिवेशन में, इसी कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी को काला झंडा दिखाया गया था। महात्मा गांधी की विरोध हुआ था, क्योंकि महात्मा गांधी इससे जस्ट इस अधिवेशन से जस्ट पहले क्या हुआ है, इस अधिवेशन जस्ट पहले हुआ है, भारत के 3 महान क्रांतिकारी को फांसी दिया गया है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इस अधिवेशन से पहले इन 3 लोगों को फांसी दिया गया, और इस अधिवेशन के जस्ट बाद क्या होता है, कांग्रेस का सॉरी उसके फांसी के बाद जस्ट क्या होता है, अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन में गांधी जाते हैं भाग लेने के लिए, इसमें उसका क्या होता है, विरोध होता है, उन्हें काला झंडा दिखाया जाता है। और इस अधिवेशन में ही महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। ठीक है, और इस 1931 के कराची अधिवेशन में मूल अधिकार का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। मूल अधिकार का प्रस्ताव रखा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, लेकिन अध्यक्ष कौन है यहाँ के, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलिए, कांग्रेस के एक अधिवेशन में गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, उस गवर्नर जनरल और अधिवेशन स्थल में कौन सा बताइएगा, किस अधिवेशन में पूछ रहा है, किस अधिवेशन में कांग्रेस के गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। और हाँ, उस गवर्नर जनरल का नाम क्या है, लिखा है यहाँ पे, उन्नीस सौ पंद्रह के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, एसपी सिन्हा, यानी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला बताइए, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी, बताइए। 17 नंबर प्रश्न। 37 सही है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, लिखिए। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी, वो आपका है नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन कब हुआ है, नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ है, और इस नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, वी राघवाचारी। अच्छा बताइएगा, इसी अधिवेशन में कुछ हुआ है क्या, इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन होगा, इसका प्रस्ताव पारित किया गया था 1920 के नागपुर अधिवेशन। इसके बाद 1920 में एक और अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन, विशेष अधिवेशन, जिसमें भाग लिए थे लाला लाजपत राय, उसके क्या थे अध्यक्ष। ठीक है, गया अधिवेशन 1922। ठीक है, बाकी लखनऊ में, लखनऊ कलकत्ता में तो कई बार अधिवेशन हो चुका है। ठीक है, चलिए मिलाइए क्या है आंसर। चलिए, सारे लोग परिचित हैं इससे, कौन कब अध्यक्ष बने, बताइए। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, 1924 का बेलगाम अधिवेशन। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 का कराची अधिवेशन। जवाहरलाल नेहरू पहली बार 1929 का लाहौर अधिवेशन। सरोजनी नायडू 1925 का कानपुर अधिवेशन। तो क्या हो जाएगा आंसर, 1 4 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 ऑप्शन सी, 1 4 2 3 ऑप्शन सी। चलिए, तो ये अगला क्या है, पूछा है हमसे कौन सही है, तो आपको दिख ही रहा है कौन सही है। ठीक है, इसमें चुनना है कौन सही है।
क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए बताइए। पहला है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, नहीं हुआ। कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, रमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने किया, बिल्कुल किया, 1886 में। ठीक है। और दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ है? कलकत्ता में हुआ है। पहला बम्बई, दूसरा कलकत्ता। ठीक है। तो दूसरा कथन क्या है? दूसरा कथन क्या आपका सही है। तीसरा बोला है कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया, बिल्कुल क्या है? सही है। और ध्यान रखना है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का अधिवेशन लखनऊ में ही आयोजित किया गया, और ये पहली बार हो रहा है कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ हो रहा है? लखनऊ में। और इस अधिवेशन में किसके प्रयास से ये लखनऊ समझौता हुआ है? आंसर करना है थोड़ा सोच के। तिलक और जिन्ना। हाँ, तिलक और जिन्ना, तिलक और जिन्ना। ध्यान ये रखना है इसमें ध्यान से। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता करवाने वाले हैं तिलक और जिन्ना। कांग्रेस की तरफ से तिलक और मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना। लेकिन इसी अधिवेशन में नरम दल गरम दल में भी मेल हुआ है। अगर पूछा जाए कि नरम और गरम में जो मेल हुआ है उसका नेतृत्व किसने किया है, तब आंसर होगा, तब आंसर क्या होगा? तिलक और एनी बेसेंट। तिलक और एनी बेसेंट। ठीक है। और इसी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी भाग लिया था, और इसी महात्मा गांधी का मुलाकात हुआ था राजकुमार शुक्ल से, जिनके कहने पर महात्मा गांधी आए थे कहाँ? चंपारण। ठीक है। चलिए। और ये जो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ है, इस अधिवेशन में जो कांग्रेस था, 1909 में मार्ले मिंटो जो एक्ट के तहत जो मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था, उसको क्या कर दिया? अनुमति दे दिया, उन्होंने उसका समर्थन कर दिया। और यही कारण बनता है आगे कि 1916 में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग का समर्थन कर दिया पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, और कांग्रेस का कहना था कि आजादी की इस लड़ाई में जो मुस्लिम लीग क्या थे, हमारा साथ दे, हम समर्थन करते हैं, लेकिन आजादी की इस लड़ाई में उनको हमारा साथ देना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद 1916 से लेकर 1922 तक ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच का क्या है? मध्य के काल है, मतलब एकदम मित्रता वाली काल है यहाँ पे। ठीक है। 16 से लेकर 1922 तक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप अच्छा आंसर लगा दीजिए, इसका क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया? जनगण मन यानी कि राष्ट्रगान की बात हो रहा है। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन, कौन है अध्यक्ष? बिशन नारायण धर, BN धर, बिशन नारायण धर, बिशन नारायण धर। ठीक है। चलिए। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 अधिवेशन में पहली बार क्या? वंदे मातरम, मतलब कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम। कौन है इसके अध्यक्ष? रहमतुल्लाह सयानी। इसके अध्यक्ष हैं रहमतुल्लाह सयानी। ठीक है। चलिए। और बाकी अधिवेशन पढ़ चुके हैं। 1919 का अधिवेशन अमृतसर में होता है। 1905 का अधिवेशन कहाँ होता है? बनारस में। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। और वर्तमान की बात करें, वर्तमान में सरकार के द्वारा क्या कहा गया है? सबसे पहले हम लोग क्या गाएंगे? सबसे पहले हम लोग गाएंगे राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम, और फिर क्या गाएंगे? राष्ट्रगान गाएंगे। और वंदे मातरम को गाने के लिए कितना समय रखा गया है? 3 मिनट 10 सेकेंड। ठीक है। 3 मिनट 10 सेकेंड तक आपको खड़े रहना है सावधान की मुद्रा में। उसके बाद फिर उसके बाद हाथ डोलाना नहीं, क्योंकि फिर शुरू होने वाला क्या? फिर शुरू हो जाएगा राष्ट्रगान, शुरू हो जाएगा। ठीक है। जनगण मन। ठीक है। पहले वंदे मातरम, फिर जनगण मन। ठीक है। और ऐसा नहीं करने पर, ऐसा अगर आप नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कानूनन कार्रवाई किया जा सकता है। ठीक है। अपराध की श्रेणी में रख दिया गया इसको। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकता है। ठीक है। चलिए। और खास करके जब भी कोई विशेष, खास करके स्कूल के कोई प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, खास करके कोई विशेष अधिवेशन, विशेष कुछ ऐसा प्रोग्राम होता है, खास करके तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है। बाकी जनता को दिक्कत नहीं है, दिक्कत किसको है? नेता लोग को 2 सेकंड 5 सेकंड खड़ा नहीं रह सकता है सावधान की मुद्रा में। ठीक है। चलिए बताइए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। वाह, आसानी से मार के निकल गए। चलिए, इसमें 2 व्यक्ति का नाम आप ऑलरेडी परिचित हैं। सरोजनी नायडू अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन। इसका मतलब आप CD मिला दिए एक और। ठीक है। सी का, अच्छा ऑप्शन आपका छट जाएगा ऐसे ही। सी का क्या है? सी का क्या है? सी का है आपका 2। एक ही ऑप्शन में सी का 2 दिख रहा है। ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और समझ लीजिए, देखिएगा। उसके बाद एक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है MA अंसारी, और ये जो MA अंसारी है, ये 1927 के कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने मद्रास। और इस अधिवेशन में कहा गया था, क्योंकि आपको पता है कि 1927 में ही साइमन कमीशन गठन हुआ था लंदन में, और साइमन कमीशन आने वाला था 1928 में।
तो साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव पारित किया गया था किस अधिवेशन में? 1927 के मद्रास अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर M.A. अंसारी। और आपका साइमन कमीशन भारत आता कब है? 1928 में, 3 फरवरी 1928 को। और भारत में क्या होता है? उसका विरोध होता है। उसके बाद पुरुषोत्तम दास टंडन ये नासिक अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं 1950 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। चलिए, पुरुषोत्तम दास टंडन आगे चलकर 1950 में नासिक अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन। और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन कब हुआ है? 1925, हरिपुरा अधिवेशन 1938, मद्रास अधिवेशन 1927। ठीक है, नासिक अधिवेशन 1950। आजादी के बाद ये हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, और जयपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? पट्टाभी सीतारमैया। और उन्होंने एक किताब लिखा था कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस का इतिहास, पट्टाभी सीतारमैया। चलो अगला प्रश्न पढ़िए, क्या है सही क्या गलत। यहाँ प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन सा कथन सही है? पढ़िए। पहला बोला है कांग्रेस सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। गलत है ना ये? सरोजिनी नायडू नहीं बल्कि कौन? एनी बेसेंट। पहला तो गलत हो गया। उसके बाद बोला है कि CR दास ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किया तो वे जेल में थे। बिल्कुल सही है, वो जेल में ही थे। ठीक है, जेल में थे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। पहली बात, कांग्रेस का अध्यक्ष ये बने ही नहीं है। ठीक है, सचिव रह गई है, कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं बने। तो 3 भी गलत है। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, बिल्कुल थे। ठीक है, और इनमें से कौन सा कथन सही है? आपका ये भी 4 भी। ठीक है, 2 और 4 क्या है सही है? आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अल्फ्रेड वेब भी एक अंग्रेज थे, इन्होंने भी कांग्रेस की अध्यक्षता किया है। ठीक है, अल्फ्रेड वेब। ठीक है, 1894 में अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए, तो 2 और 4 आपका सही है, बाकी दोनों आपका गलत है। ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कांग्रेस के क्या रहे? सचिव रहे। ठीक है, अच्छा अगर पूछ देता है यहाँ पे प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने? जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले किस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? इलाहाबाद अधिवेशन। ठीक है, इलाहाबाद अधिवेशन कब हुआ है? 88। चलिए, तो आसान प्रश्न है। कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच समझौता कब हुआ है? 1916 में। और गरम दल नरम दल के बीच भी समझौता कब हुआ है? 1916 में। ठीक है, महात्मा गांधी भारत कब आए हैं? 9 जनवरी 1915। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ है? 1913 में। उसके बाद कामागाटा मारू घटना कब हुआ है? 1914 में। कामागाटा मारू प्रकरण 1914। कामागाटा मारू क्या था? जहाज था, जापानी जहाज था। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत भी कब हुआ है? 1914 में। ठीक है, अगला, कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। अभी जस्ट पढ़े हैं, लखनऊ में पढ़े हैं। ठीक है, लखनऊ। ठीक है, चलिए बताइए क्या है आंसर। पूछा है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? बिहार की बात हो रहा है। ठीक है, 36 में तो उड़ीसा बना है। क्या होगा बताइए? 12 होगा ना, क्योंकि आपको पता है कि 1911 में हुआ है दिल्ली दरबार, और दिल्ली दरबार बंगाल विभाजन क्या किया गया? रद्द किया गया, और बिहार को एक अलग प्रांत के रूप में गठित किया गया। कब? 1912 में। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग हुआ है कौन? उड़ीसा अलग हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए, अगला प्रश्न। हाँ, कौन है ये? हाँ, कोई और नहीं है, वो एनी बेसेंट ही है। अतिवादी का मतलब क्या है? यहाँ से अतिवादी का मतलब उग्रवादी, या इसको बोल सकते हैं गर्म दल वाले। ठीक है, उदारवादी हैं। तो गर्म दल नरम दल के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी में कौन था? तो ऑप्शन में तिलक तो है ही नहीं, तो क्या होगा आंसर? एनी बेसेंट, क्योंकि तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से ये काम हुआ था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, अच्छा, भारतीय क्रांतिकारियों की जननी मैडम भिकाजी रुस्तम कामा। ठीक है, चलिए, क्या होगा आंसर? सोच के आंसर करना है।
हाँ, क्योंकि अभी तो पढ़े हैं तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन में क्या है? तिलक है, तिलक होगा। मुस्लिम लीग कांग्रेस के मध्य समझौता किसने करवाया? तो वो करवाए हैं तिलक ने। और कौन है? जिन्ना ने। तिलक और जिन्ना। ठीक है, चलिए अगला। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न, बताइए क्या होगा आंसर। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया? यही कि मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर लिया किसने? कांग्रेस ने। ठीक है, और यही जो मांग है, यही कहा जाता है कि जो कांग्रेस के द्वारा ये बहुत बड़ी गलती किया गया कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र को मांग लिया, क्योंकि यही जाके आगे मुस्लिम लीग की जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र आगे चलकर क्या बनेगा? पाकिस्तान बनेगा। ठीक है, नींव ये क्या यहीं पड़ चुका है। ठीक है, चलिए चलिए, बाकी तो कुछ है ही नहीं। अगला, अभी बोले हैं मतक का काल 1916 से 22। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतक का काल है 16 से लेकर 22 तक। ठीक है, ये अच्छा उनका बीच संबंध रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चलिए, अच्छा प्रश्न बताइएगा। इसमें क्या पूछा है? गलत है। कौन गलत है? 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। ये महिला है कि पुरुष है? ये पुरुष है। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार बोला है कि अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। गलत है ना? ये गलत है, इन्होंने ही अध्यक्षता किया था। गलत है ये। बाकी उदारवादी और उग्रवादी के पुनर्मिलन हुआ, बिल्कुल सही बात है। और महात्मा गांधी पहली बार चंपारण किसान नेता की समस्याओं को अवगत कराए गए, बिल्कुल क्या है? सही है। अवगत कराया किसने? राजकुमार शुक्ल ने अवगत कराया। ठीक है, ये दोनों सही, आपका ये गलत है। गलत इसलिए क्योंकि इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने ही किया है। ठीक है, चलिए, महात्मा गांधी को चंपारण किसानों की समस्याओं को अवगत कराया गया किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। अच्छा बताइएगा, 1907 के सूरत अधिवेशन में क्या हुआ है? हाँ, दोनों को एक दूसरे का सूरत पसंद नहीं आया सूरत में, और फूट पड़ गया कांग्रेस में। कांग्रेस बट गया दो भाग में, गरम और हो गया एक नरम। ठीक है, चलिए, और सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? तिलक ने किया था। सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था तिलक ने। ठीक है, और ये और इसके अध्यक्ष कौन है? रास बिहारी घोष। सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष हैं रास बिहारी घोष। ठीक है, रास बिहारी घोष। ठीक है, चलिए, और मिलन हो जाएगा 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। अगला प्रश्न, किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया है? बताइए कौन है वो व्यक्ति? समझ सकते हैं आप कौन होगा व्यक्ति वो? भारत को स्वशासन देने पर बल देने वाले कोई और नहीं, दादा भाई नेहरू जी हैं। और कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नेहरू जी। और दादा भाई नेहरू जी के द्वारा ही भारत के पहली बार राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का पता लगाया जाता है। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत भी कौन देते हैं? दादा भाई नेहरू जी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दादा भाई नेहरू जी। ठीक है, चलिए, और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले सदस्य कौन बनते हैं? दादा भाई नेहरू जी। फिंसबरी क्षेत्र से लिबरल पार्टी की तरफ से बनते हैं दादा भाई नेहरू जी, 1893 से लेकर 95 तक। चलिए अगला है, कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में नहीं था? उग्र राष्ट्रवाद की बात किया है यहाँ पे, कौन नहीं है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, चलिए अगला है, अधिकतम नरमपंथी नेता कहाँ से थे? कॉमन सेंस से बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बताइएगा कि नरमपंथी नेता अधिकतम कहाँ से थे? बताइएगा थोड़ा सा एक बात, कि ज्यादातर नरम लोग कहाँ रहते हैं? गांव में तो एकदम तुरंत लाठी निकल जाएगा तुरंत। ठीक है, ठीक है, मतलब कि जो ज्यादातर नरम विचारधारा वाले लोग कहाँ होंगे? शहरी क्षेत्र के होंगे। ग्रामीण वाला कहाँ से हो गया? ग्रामीण वाला तो एकदम सब मिजाज उसके घर में रहता है हमेशा। ठीक है, ठीक है, ग्रामीण वाला में तुरंत ध्यान रखना, ये प्रश्न अच्छा है। ठीक है, शहरी क्षेत्र से अधिकतम नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्र से। ठीक है, नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्र से थे। दो चार नरमपंथी नेता का नाम बताइए। हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, फिरोज शाह मेहता है। ठीक है, उसके बाद आपका WC बनर्जी हैं। ये सब क्या है? नरम दल के नेता हैं। ठीक है, और अधिकांशतः सब शहरी क्षेत्र से है। गरम ग्रामीण क्षेत्रों से सब होते हैं एकदम उग्र उग्र टाइप के। ठीक है, लाठी डंडा तुरंत निकल जाएगा। चलिए, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की पद्धति क्या थी?
मतलब जो नरम दल वाले हैं उसकी पद्धति क्या है? ऑप्शन बी। ठीक है, मतलब कि नरम दल वाले चाह रहे हैं इस प्रकार से कि हम जो है नरम दल वाले, क्योंकि शुरुआती अवस्था में कांग्रेस में ज्यादातर लोग नरम दल से ही थे, और नरम दल वाले करते क्या था कि अपने पत्रिकाओं के माध्यम से, अपने लेख के माध्यम से, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से रखा करते अपनी विचार कहाँ पे? अंग्रेजों के सामने। लेकिन इसी का विरोध कौन कर रहा था? गरम दल वाले सब। ये लोग जो है हमेशा अंग्रेज के समर्थन में रहते हैं, अंग्रेजों की बातों को अपनी तरीके से रखते हैं, लेकिन वो लोग जो थे चाहते थे अपनी तरीके से। अच्छा बताइएगा कि जो गरम दल वाले थे, गरम दल वाले अपनी बातों को अंग्रेजों के सामने किस प्रकार रखना चाहते हैं? आंदोलन के तरीके से। हम करेंगे आंदोलन, ठीक है, हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे जुलूस, हम निकालेंगे, हम करेंगे धरना प्रदर्शन। लेकिन ध्यान रखना है कि ना तो नरम वाले और ना ही गरम वाले ने हिंसा की बात की है। ठीक है, गरम दल वाले, नरम दल वाले ने हिंसा की बात नहीं किया है। हिंसा की बात करेगा कौन? क्रांतिकारी। और ये क्रांतिकारी का संबंध ना तो नरम दल से है ना गरम दल से, इनकी अलग ही विचारधारा है। और इनका ये जो क्रांतिकारी विचारधारा वाला, ये बात करेंगे हिंसा की। अंग्रेज ऐसे नहीं मानने वाले हैं। क्रांतिकारी का उदय इसलिए होता है क्योंकि ना तो अंग्रेज नरम दल की बात मान रहा है और ना गरम दल की बात मान रहा है। आंदोलन करो, हिंसा करो, जुलूस निकालो, कोई बात नहीं मान रहा शुरुआती अवस्था में। तो यहाँ पे क्या होगा कि धीरे धीरे क्रांतिकारी घटना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। और क्रांतिकारी घटना में इनका नारा क्या होगा? खून के बदले खून होगा, खून के बदले खून। क्रांतिकारियों की अलग ही विचारधारा था, ये लोग थोड़ा सा हट के थे। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखना ये प्रश्न अगला है। चलिए कौन है ये, क्या है? किस आंदोलन के कारण कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल गरम दल का उद्भव हुआ? कौन था वो आंदोलन? वो स्वदेशी आंदोलन। क्योंकि आपको पता है कि बंगाल का विभाजन हुआ है, बंगाल विभाजन हुआ है, और इस बंगाल विभाजन करने वाले कौन है? भारतीय वायसराय करजन। और इस बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ है? ठीक है, 20 जुलाई 1905 को, या कहीं 19 जुलाई भी दिखेगा आपको, 20 जुलाई 1905 को। और बंगाल विभाजन लागू कब होता है? कब होता है? 16 अक्टूबर 1905 को। और एक तरफ अंग्रेज बोल रहा है कि हम बंगाल विभाजन को लागू करेंगे, और एक तरफ भारत के कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं हम क्या करेंगे? स्वदेशी आंदोलन करेंगे, जिसमें हम बहिष्कार करेंगे। ठीक है, हम स्वदेशी को अपनाएंगे। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा की बात करेंगे। जो स्वदेशी आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू होता है? 7 अगस्त 1905 को। और ये स्वदेशी आंदोलन चूंकि बंगाल विभाजन के खिलाफ शुरू हुआ है, इसलिए इसे बंग भंग आंदोलन कहते हैं। बंगाल विभाजन क्या करो? रद्द करो। तो बंगाल स्वदेशी आंदोलन किस नाम जानते हैं? बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। और जो स्वदेशी आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन भारत के अलग अलग क्षेत्रों में चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो गया। इसके बाद अलग क्षेत्रों में अगर बात करेंगे, तिलक के द्वारा महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, लाला लाजपत राय पंजाब के क्षेत्रों में, मद्रास में कौन? चिदम्बरम पिल्ले, दिल्ली में सैयद हैदर रजा क्या करेंगे? इसका नेतृत्व करेंगे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ है? 1942 में। असहयोग आंदोलन 1920। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुआ है? दांडी यात्रा। और दांडी यात्रा कब से कब तक चला है? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। ठीक है, चलिए निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? कौन लग रहा है? गोपाल कृष्ण गोखले और बाकी सभी क्रांतिकारी लोग हैं, खास करके ये दोनों व्यक्ति, मदन लाल धिंगरा और कौन है? उधम सिंह। और ये दोनों भारत के ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्हें लंदन में फांसी दिया गया। मदन लाल धिंगरा को उधम सिंह ने किसको मारा था? माइकल ओ डायर को मारा था। किसने? उधम सिंह ने। कब मारा था? 1940 मारा था। और ये जो मदन लाल धिंगरा है, करजन वाली की हत्या किया था। तो करजन वाली की हत्या 1909 में किया था। किसने? मदन लाल धिंगरा ने। उधम सिंह ने मारा था माइकल ओ डायर को, लंदन के कैंगस्टन हॉल मारा था। और तिलक तो अपने आप में एक उग्रपंथी माने ही जाते हैं, तिलक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित नेताओं में कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? स्वदेशी के समर्थक पूछ रहा है, बताइए कौन है? और कुछ बताइए, दिमाग लगाइए। अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष स्वदेशी के समर्थक है। और ये अरविंद घोष का संबंध किस क्षेत्र से रहा है? बंगाल से रहा है। अरविंद घोष रहे हैं बंगाल से। और इस अरविंद घोष के एक भाई थे जिसका नाम क्या था? कौन है? बारिंद्र कुमार घोष। ठीक है, और उनके द्वारा एक पत्रिका निकाला गया था, युगांतर। ठीक है, क्रांतिकारी पत्रिका था युगांतर। ठीक है, चलिए, और इस अरविंद घोष को किस षड्यंत्र के तहत जेल में डाला गया था? अलीपुर षड्यंत्र केस 1908। ठीक है, अवैध हथियार रखने के आरोप में अरविंद घोष। और यही अरविंद घोष आगे चलकर बन गए महर्षि अरविंदो, और पुडुचेरी में स्थापित क्या किए? और विले आश्रम की स्थापना करेंगे पुडुचेरी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन मध्यम मार्गी नहीं था? मध्यम मार्गी मतलब बीच वाले, मध्यम मार्गी खास करके जो नरम वाले हैं, कौन आपको नहीं दिख रहा है?
जहां भी आ जाएंगे तिलक तो मध्यम मार्गी हट जाएगा, हो जाएंगे ये थोड़ा सा अलग टाइप। ठीक है, चलिए मध्यम मार्गी नहीं है कौन, तिलक है। बाकी एवं मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले सब बीच वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा मध्यम मार्ग थोड़ा सा हटके हैं। और ये अगर इसमें महात्मा गांधी भी होता तो भी आंसर होता हमारा महात्मा गांधी भी होता है। मध्यम मार्गी महात्मा गांधी भी थे। ना इधर से काम चलेगा, ना नरम बनने से काम चलेगा, ना ज्यादा गर्म बनने से काम चलेगा, बीच से काम चलेगा। ठीक है, इसलिए महात्मा गांधी भी थे, क्योंकि आपको एक कहानी बताए थे, घर वाला कहानी। ठीक है, कि अगर किसी घर में अगर डिमांड करोगे जोर से, घर में डिमांड करोगे जोर से, या हो सकता है नॉर्मली नॉर्मली डिमांड करोगे तो आपको मिलने वाला नहीं है। अब बहुत अगर तेज विरोध करोगे तो लपड़ थप्पड़ खा जाओगे। ठीक है, अब बीच में क्या करना, बीच में रहना है, मतलब क्या करना है, अनशन कर लेना है, मतलब खाना नहीं खाना है। ठीक है, ठीक है, खाना नहीं खाना है, पढ़ना है खूब जोर से। ठीक है, सबसे बातचीत करना है, पढ़ना है, लेकिन खाना बिल्कुल नहीं खाना है। घर वाले खुद खुद पिघल जाएंगे और क्या कर देंगे, जो चीज चाहिए आपका मांग पूरा हो जाएगा। ठीक है, वही थे महात्मा गांधी बीच वाले। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय आंदोलन में किसको नरम दलीय तौर पर नहीं जाना जाता है, फिर आ गए हैं वो, नरम नहीं है गरम है। ठीक है, चलिए इस बार फिर से आया था के बाद में क्वेश्चन। ठीक है, चलिए चलिए पढ़िए इस क्वेश्चन को, फिर बनाइए इसका आंसर क्या हो। नीचे भी ध्यान रखना है, नीचे में बोला आपका कौन सही है। चलिए आपको आंसर दिख रहा है, हमको पता है, बताइए क्या होगा आंसर। पहला है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मत समझौता तिलक ने कराया था, क्या है, सही है। चलिए तिलक ने कराया था, क्या है, सही है। उसके बाद बोला है 16 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया, नहीं नहीं नहीं, कौन है, अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, एबीसी। ठीक है, चलिए अंबिका चरण मजूमदार ने किया, आपका क्या होगा, गलत। आगे पढ़िए, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव और गणपति उत्सव, अच्छा गणपति पर्व का श्री गणेश, अच्छा थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का श्री गणेश मतलब शुभारंभ, ये भी ध्यान रखना है। हाँ ठीक है, ऐसे थोड़ा सा प्रश्न पूछा गया है, गणपति उत्सव का श्री गणेश किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, सही है, श्री गणेश करना मतलब शुरू करना। ठीक है, इन्होंने किया था, और सबसे पहले इन्होंने शुरू किया गणपति उत्सव, उसके बाद शिवाजी महोत्सव। ठीक है, चलिए ये भी सही है आपका। वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को अशांति के जनक कहा है, बिल्कुल सही, सही कहा है। किस पुस्तक में कहा है, इंडियन अर्नेस्ट पुस्तक में कहा है। उसके बाद है, ये भी सही है, महात्मा गांधी के साथ शौकत अली ने तिलक की अर्थी कंधा उठाया था, बिल्कुल सही बात। ठीक है, तिलक की मृत्यु हो गया था 1 अगस्त 1920 को। काकोरी षड्यंत्र केस के प्रधान आरोपी राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में फांसी दिया गया, ये भी आपका सही है। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिरी और रोशन सिंह, इन सब को फांसी दिया गया है, किस कांड को लेकर, काकोरी ट्रेन डकैती, 9 अगस्त 1925। उसके बाद तिलक ने कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की, तो सही है। तो कौन गलत है, सिर्फ क्या होगा आंसर, 1 3 4 5 6 7 यही होगा, सिर्फ 2 गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, अगला है, तिलक को सजा के पश्चात किसने यह वकालत की थी और यह कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैक्स मूलर ने कहा, ठीक है, मैक्स मूलर ने कहा था, नहीं नहीं नहीं, वो कुछ और स्टेटमेंट होगा वो। ठीक है, तिलक को सजा के पश्चात किसने वकालत किया था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, वो कोई और नहीं, वो है मैक्स मूलर। और ये जो मैक्स मूलर है, मैक्स मूलर ने कोई सिद्धांत दिया है क्या, मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। मैक्स मूलर ने कहा था कि जो भारत में आर्यों का आगमन हुआ है वो कहाँ से हुआ है, मध्य एशिया से है। ठीक है, आर्य मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात हो रहा है तिलक को सजा के पश्चात, बताइएगा तिलक को जेल कब दिया गया है, 1908 में जेल गए, 1914 तक, कितने साल के लिए, 6 वर्ष के लिए। तिलक पहली बार जेल कब गए, 1897 में। ठीक है, 1897 में कितने माह के लिए, 18 माह के लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद 1908 से लेकर 1914 तक किस जेल में रखे गए थे, मांडले जेल में रखे गए थे। और मांडले जेल में कुछ पुस्तक लिखे हैं क्या, गीता रहस्य, तो गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना हुआ है मांडले जेल। मांडले कहाँ पड़ता है, बर्मा, बर्मा यानी कि म्यांमार में पड़ता है। ठीक है, चलिए सर विलियम जॉन्स है ये एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करने वाले, सर विलियम जॉन्स, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, अगला बताइएगा, तिलक को, अच्छा वही प्रश्न है, तिलक को जेल हुआ था कितने साल के लिए, 6 वर्ष के लिए, 1908 से लेकर 1914। अगला, निम्नलिखित में किसने महाराष्ट्र गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया
कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया, उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया। कौन है वो? कौन है? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। अच्छा बताइए, शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? वो तो राजनीतिक गुरु थे। शिवाजी के, हाँ, शिवाजी के एक राजनीतिक गुरु थे, एक धार्मिक गुरु थे। धार्मिक गुरु कौन था? ऑप्शन में लिखा हुआ इसलिए पूछ रहे हैं, रामदास। ठीक है, ऑप्शन में लिखा हुआ इसलिए पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु, उनको ट्रेनिंग करने वाले, ट्रेंड करने वाले, शिक्षण देने वाले कौन थे? वो थे दादा कोंडदेव। और उनका दादा कोंडदेव दादा नहीं थे। दादा कोंडदेव दादा नहीं थे उनके। ठीक है, धार्मिक गुरु थे रामदास। महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे महाराष्ट्र के कौन है? सुकरात हैं ये। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा। कांग्रेस, अच्छा चलिए क्या है बताइए। बताइए क्या होगा आंसर। और आप परिचित हैं इस व्यक्ति से, कौन है ये? क्या आरोप लगा रहा है? अच्छा, इसमें आपको क्या लग रहा है, कौन आरोप लगाएगा ये? कौन लगाएगा? थोड़ा सोचिएगा, थोड़ा दिमाग से, कि कांग्रेस पर ये वाला ये जो प्रार्थना करने का, याचना करने का, विरोध करने का, राजनीति का कौन आरोप लगाएगा? चलो, गरम दल वाले थे इसमें, यही दिख रहा है, इन्होंने आरोप लगाया होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए। चलिए बताइए क्या है। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन दी थी? देखिए देखिए, ये प्रश्न अपने आप में कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? थोड़ा एक बार अच्छे से प्रश्न पढ़िए। ये प्रश्न अपने आप में कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? कि महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल कौन सी उपाधि दिया है? सरदार। ठीक है, क्योंकि आप पढ़े हैं कि सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिया है, और बारदोली की महिलाओं की तरफ से सरदार किसने कहकर बुलाया? महात्मा गांधी ने। और ये कौन सा आंदोलन होगा? बारदोली सत्याग्रह कब हुआ है? 1928 में। और बारदोली सत्याग्रह किसका सत्याग्रह है? किसान का। तो बारदोली किसान सत्याग्रह है। ठीक है, और इस बारदोली सत्याग्रह में कौन थे व्यक्ति? वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और इसकी बारदोली की महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल क्या कहा? सरदार कहा। लेकिन पहली बार किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया? महात्मा गांधी। खेरा सत्याग्रह 1918। खेरा कहाँ की जगह है? गुजरात का। और खेरा भी कैसा सत्याग्रह है? किसान सत्याग्रह। खेरा भी आपका किसान सत्याग्रह। उसके बाद नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह 1930। ठीक है, यानी वही सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर रहा है। व्यक्तिगत सत्याग्रह बताइएगा। 17 अक्टूबर 1940। कहां से? महाराष्ट्र के पवनार आश्रम। महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से। कौन है पहले सत्याग्रही? विनोबा भावे। दूसरे कौन है? दूसरे हैं जवाहरलाल नेहरू। तीसरे कौन है? ब्रह्मदत्त। तीसरे हैं ब्रह्मदत्त। बिहार में प्रथम कौन है? श्री कृष्ण सिंह। दूसरे कौन है? इसलिए गलती हो रहा है क्योंकि आपका ध्यान यहाँ है ही नहीं, आपका ध्यान पॉकेट फाड़ने पे। ठीक है, चलिए। चलिए, इसलिए गलत हो गया आपका। अगला बताइए, कौन सा नेता कांग्रेस के दल में गरम दल से संबंधित था? कौन है ये? अरविंद घोष। सिर्फ लाल बाल पाल ध्यान रखने से काम नहीं चलेगा, कि लाल बाल पाल तो है ही, उसके अलावा भी कौन है? अरविंद घोष है। बाकी सब आपका नरम दल वाले हैं सब। ठीक है, चलिए। कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं है? गोपाल कृष्ण गोखले। बाकी आपका लाल बाल पाल है उसमें। ठीक है, चलिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया कब? कब कब कब? 1906 के बाद। मतलब ये प्रश्न पूछ रहा है कि गर्मपंथी वाले जो थे, कब से गर्मपंथी विचारधारा उत्पन्न हुआ है? 1906। और ऐसे भी खास करके बोल सकते हैं, अगर 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 प्रश्न इस प्रकार होता बंगाल विभाजन के बाद, तो भी आंसर हमारा वही होता, क्योंकि बंगाल विभाजन के बाद अब धीरे धीरे लग गया कि भाई कांग्रेस में, क्योंकि आपको सुनिए ध्यान से, एक बार फिर सुन लीजिए। आपको देखिए, जो कांग्रेस है, कांग्रेस में दो प्रकार के संगठन है। एक है आपका उदारवादी, एक है आपका उदारवादी, और एक क्या है? उग्रवादी है। उग्रवादी। बताइए, जो उदारवादी है, उदारवादी 1885 से लेकर 1905, फिर यहां से लेकर 1905 से लेकर कहां तक? 1919 तक। क्योंकि 1919 से लेकर 47 तक फिर हो जाएगा गांधी युग। 1919 से लेकर 47 तक गांधी युग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको 1906 भी बोल सकते हैं। 5 में बंगाली विभाजन होगा। ठीक है, 6 ध्यान रखना, गर्मपंथी का प्रभाव 1906। 1909 में कुछ हुआ है क्या? मार्ले मिंटो एक्ट के तहत मुसलमानों को दिया गया पृथक निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, चलिए। चलिए, कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा हुआ नहीं है। अच्छा, उदारवादी की बात किया नहीं, उदारवादी से कौन जुड़ा हुआ नहीं है? तो वह है लाला लाजपत राय। इस बार तीनों दे रखा है गरम दल वाले से। ठीक है, चलिए अगला है। चलिए बताइए क्या है इसका आंसर।
भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था? बताइए इसका कारण क्या? थोड़ा सा और अच्छे से प्रश्न ऑप्शन पढ़िए। बोला है कि भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर। थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पे किसकी बात हो रहा है? उग्रवादी की। हमें ऑप्शन मुश्तरक ढूंढना है, उग्रवादी कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन की आकर्षित नहीं हुए, मतलब कि उग्रवाद की ओर भारतीय मुसलमान क्यों नहीं बढ़ना चाह रहे थे? ठीक है, इसका कारण क्या था? इसका कारण था उग्रवादी जो थे हिंदू अतीत का राग अलाप रहे थे। यहाँ उग्रवादी, यहाँ भी उग्रवादी, लेकिन यहाँ पे उग्रवादी का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण की बात यहाँ पे नहीं हो रहा है। जो उग्रवादी हमेशा किसकी बात करते थे? और आप देख लीजिए उग्रवादी में सारा ज्यादातर नेता किस धर्म के हैं? हिंदू में। चाहे लाल बाल पाल की बात करें, अरविंद घोष की बात करें, सारा नेता कहाँ से? सब क्या है? हिंदू है। और ये हमेशा हिंदू अतीत की राग अलाप रहे हैं। ठीक है, चलिए, मतलब हमेशा हिंदू की बातों को ये आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे इसलिए थे मुसलमान उग्रवादियों से ज्यादातर जुड़े नहीं थे। ठीक है, चलिए स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? बताइए क्या है उग्रवादी विचारधारा, इसमें से क्या है? क्या बोलने की बात कर रहे हो? पढ़िएगा तो पता चल जाएगा आपको, अच्छे से पढ़िएगा पता चल जाएगा। हाँ, ठीक है, बोला है उग्रवादी विचारधारा इसमें चुनना है। उग्रवादी विचारधारा इसमें से क्या है? सिंपल सी बात है, उदारवादी जो थे, उदारवादी बोलते थे हम अपनी विचार संवैधानिक तरीके से रखेंगे, लेकिन ये लोग क्या कहना था? नहीं, संवैधानिक तरीके से नहीं, आक्रामक तरीके से रखेंगे। तो क्या होगा इसका आंसर? संवैधानिक साधनों और याचिकाओं के स्थान पर क्या करेंगे? आक्रामक साधन से स्वशासन प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो यह है आपका उग्रवादी विचारधारा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। ठीक है, चलिए अगला, चलिए बताइए। अब आया गया आपका कथन और कारण से प्रश्न। ठीक है, कथन कारण, कथन कारण। ठीक है, बताइए। तिलक सांप्रदायिकतावादी थे, उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। क्या है सही, गलत? क्या है गलत? सांप्रदायिकतावादी का मतलब होता है कि जैसे सांप्रदायिकता के जनक कहे जाते कौन? लॉर्ड मिंटो। ठीक है, सांप्रदायिकता मतलब कि अलग अलग, जैसे अभी नेता सब सांप्रदायिकता फैलाता है, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम ये हो, तुम वो हो। ठीक है, तो तिलक सांप्रदायिकतावादी तो बिल्कुल नहीं थे। ऐसा नहीं कि भारत में जो सांप्रदायिकता का प्रचार कर रहे थे हिंदू मुसलमान ये सब कर रहे हैं, ठीक है, वो तो बिल्कुल नहीं है। हिंदू मुसलमान की बात ये काहे करेंगे? ठीक है, लेकिन हाँ, उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग जरूर किया था। इसलिए तो उन्होंने शुरू किया क्या? गणपति उत्सव और क्या? शिवाजी उत्सव। उनको लगा कि भारत के युवाओं को अगर एक जगह इकट्ठा करना है, ऐसे लोग तो आने वाले नहीं है, मेला देखने के लिए तो सब आता है। ठीक है, ऐसे बुलाओ तो कोई नहीं आनेगा, लेकिन मेला देखने के लिए सब आएगा। उसी तरह इन्होंने जो है अपना एक ग्रुप बनाया, धर्म को जोड़ा और धर्म क्या किया? राजनीति अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। लेकिन महात्मा गांधी का मानना था कि धर्म को राजनीति से क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर ध्यान रखना क्या गलत है क्या सही है? ए गलत है, आर क्या है? सही है। ए गलत है आपका, आर सही। ठीक है, चलिए, किसे को लाला लाजपत राय ने अपनी राजनीतिक गुरु माना था? बताइए क्या है? लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? कौन है वो? मेजनी। ठीक है, मेजनी। ठीक है, और किसने किसने मेजनी की जीवनी, शिवाजी की जीवनी, श्री कृष्ण की जीवनी लिखा है? लाला लाजपत राय ने ही लिखा है। ठीक है, और ये मेजनी कौन है? इटली का मसीहा। इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई था किसने? मेजनी ने। इसे कहा जाता है इटली का मसीहा, इसे कहा जाता है इटली का पैगंबर, इसे कहा जाता है इटली का जनक, इसे कहा जाता है इटली का निर्माता। वो कौन है? मेजनी। और मेजनी ने स्थापित किया था यंग इटली, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? मेजनी ने कहा। और मेजनी ने कहा था कि अगर समाज में क्रांति लाना है तो समाज उस क्रांति का बागडोर युवाओं के हाथ में सौंप देना चाहिए। किसने कहा था? मेजनी ने कहा। और यह भी ध्यान रखना है, इस मेजनी से एक और व्यक्ति प्रभावित है भारत में, उसका नाम है कौन है? भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह भी इसी मेजनी से प्रभावित होकर इन्होंने स्थापित किया था यंग इटली, और इसी से प्रेरित होकर जो भगत सिंह थे उन्होंने स्थापित किया था नौजवान सभा। ठीक है, नौजवान सभा। और मेजनी की किताब अंतिम तक पढ़ रहे थे कौन? भगत सिंह। फांसी लगने से कुछ देर पहले भी किसकी किताब पढ़ रहे थे? वो मेजनी का। और उन्होंने कहा था कि आज एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, जब फांसी देने वाला है तो वो जो उसके थानेदार जो वहां के पूछा गया था कि भाई
तुम क्या पढ़ रहे हो? किताब पढ़ रहे हैं। किसका किताब? तो मैजनी किताब वो पढ़ रहे, आत्मकथा पढ़ रहे थे उन्होंने, और कहा था कि आज ये लास्ट दिन है और हम एक क्रांतिकारी, हम भी क्रांतिकारी, ये भी क्रांतिकारी, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से क्या कर रहा है? मिल रहा है। उसके बाद कुछ क्षणों के बाद उनको क्या दे दिया गया? फांसी दिया गया। ठीक है, चलिए ये है। थोड़ा सा एक और व्यक्ति का नाम लिखो, थोड़ा सा, ये है गैरीबाल्डी। लाल कुर्ती सेना कहाँ पे? यूरोप में कहाँ? इटली में। हाँ, क्योंकि इन सब का संबंध इटली के एकीकरण से, और गैरीबाल्डी को कहा जाता है इटली के एकीकरण की तलवार। इटली की एकीकरण की तलवार कहा जाता है किसे? गैरीबाल्डी को। और इन्होंने स्थापित किया था लाल कुर्ती सेना कहाँ पे? इटली में, यानी कि यूरोप में। और भारत में खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, और बाकी विवेकानंद, दादा भाई नौरोजी परिचित है, इसके बारे में आगे प्रश्न होगा विवेकानंद के बारे में। चलिए चलिए, ये जो दिन है काहे लिए दिन प्रसिद्ध है? इस दिन क्या हुआ है? बंगाल का विभाजन हुआ है 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ से कुछ हो या इसमें कुछ हुआ है क्या? इसमें कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब? 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन घोषणा होता है कलकत्ता के टाउन हॉल से। ठीक है, चलिए। दादा भाई नेरोजी ने घोषणा किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, चलिए अगला है, बताइए बंग भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ कब हुआ है? बंग भंग विरोधी का मतलब स्वदेशी आंदोलन कब हुआ है? 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ, ये बताइए। हाँ, स्वाभाविक से पता चल रहा है। राज हड़प नीति किसने लाया था? डलहौजी ने लाया था। और राज हड़प नीति का पहला शिकार बना कौन? सतारा, 1848 में। बंगाल विभाजन हुआ है 1905 में। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में। सहायक संधि 1798 में। किसने स्वीकार किया था पहली बार? हैदराबाद। सबसे बाद में कौन हुआ है? बंगाल विभाजन हुआ है, करजन के द्वारा हुआ है। हड़प नीति डलहौजी के द्वारा। अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस, अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था किसने? कॉर्नवालिस ने। ठीक है, असहायक संधि बेलेजली, असहायक संधि के जनक दुपले। ठीक है, और भारत में कौन है? बेलेजली। चलिए अगला प्रश्न, 1905 के स्वदेशी आंदोलन में कौन अप्रभावित रहा है? कृषक और मुसलमान। किसान और मुसलमान इस स्वदेशी आंदोलन से कहीं न कहीं अछूता रहा था, अप्रभावित रहा था। आंसर क्या होगा? 2 2 2 2 2 2 2 और 3। ठीक है, चलिए बताइए बंग भंग के लागू होने की तिथि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में किसके सुझाव पर राखी दिवस के रूप में मनाया गया? कौन वो? रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षा दिवस मनाया था, रक्षाबंधन दिवस मनाया था। और जो पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल के लोग एक जगह से निकल कर आए थे, एक दूसरे क्या माने थे? राखी बांधे थे। ठीक है, और इन्होंने नारा दिया था क्या? बंगाल एक है, हमें विभाजन नहीं चाहिए। ठीक है, बंगाल एक है, हमें विभाजन नहीं चाहिए। और इसी दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक गीत की रचना किया था, उसका नाम था अमार सोनार बांग्ला, जो आगे चलकर बना बांग्लादेश का राष्ट्र गान। ठीक है, अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, चलिए अगला है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन हुआ है? स्वदेशी आंदोलन हुआ। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था? पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था। स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था, पूर्व और पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था। कौन हुआ है? रविन्द्रनाथ टैगोर। क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर, जब स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेशी वस्तु को अपनाने की बात की गई थी, तो बहुत सारे लोगों ने कपड़ा जलाना शुरू कर दिया, विदेशी वस्त्रों का दहन करना शुरू कर दिया। इस पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, क्या कहा था? विदेशी वस्त्रों को जलाना एक निष्ठुर अपराध है। ठीक है, यहाँ के बहुत सारे लोगों को पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, अगर हम उस वस्त्र को जलाते हैं तो फिर क्या होगा? ये कहीं ना कहीं, तो उन्होंने इस आंदोलन का आलोचना किया था। ठीक है, भले ही आंदोलन के समर्थन में वो हैं, समर्थक भी हैं, लेकिन आलोचक भी हैं। ठीक है, इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्या है? चलिए, और ये प्रश्न आपको बताया गया है, बंगाल विभाजन के विरोध का नेतृत्व आंदोलन किसने शुरू किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहाँ शुरू किए थे? बंगाल से। ठीक है, चलिए चलिए, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया था? 1905 में। अच्छा बताइए, एक प्रश्न आपको बताना है कि ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, यानी कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार सबसे पहले किसने कहा था? कृष्ण कुमार मित्र ने। ठीक है, कृष्ण कुमार मित्र ने सबसे पहले ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की बात की। कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका किसमें? संजीवनी में। कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी में सबसे पहले ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की बात किया है। ध्यान रखना है, 1905 स्वदेशी आंदोलन।
अगला बताइए। चलिए इस बार फिर प्रश्न आ गया है, एक बार थोक फिर से थोक के बाद में, ठीक है। चलिए 8 ऑप्शन है, बताइए। शेरे पंजाब कौन है? शेरे पंजाब कौन है? लाला लाजपत राय। कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था, बंगाल विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन बी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए ऑप्शन है बी, ठीक है। देखिए देखिए, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? किसने किया? करजन ने किया, ठीक है, करजन ने किया। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन नेतृत्व किसने किया? सैयद हैदर रजा ने किया। मद्रास में किसने किया? चिदम्बरम पिल्ले ने किया। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्र नाथ टैगोर ने किया। अवनींद्र नाथ टैगोर ने किया है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना। और यही जो है, इसी अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा पहली बार भारत माता का चित्र बनाया गया था, ठीक है, अवनींद्र नाथ टैगोर, ठीक है। और उसके बाद इसी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से एक व्यक्ति जुड़े थे, बहुत सारे इसमें बहुत सारे लोग जुड़े थे। और इसमें एक और व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने, कौन है? नंदलाल बोस, जिन्होंने आगे चलकर भारत के संविधान का क्या किया था? क्या किया था उन्होंने? चित्रांकन किया था संविधान पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। उसके बाद है बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था, ठीक है। मिला लीजिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या? गलत है क्या ऑप्शन? बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया है? करजन ने किया है, तो ऑप्शन सी होगा ना। हाँ, ठीक है, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए लंबा चौड़ा प्रश्न है, ठीक है। और ये अपने आप में क्या, एक एक प्रश्न है, टोटल 8 प्रश्न है इसमें, ठीक है। बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मतलब किस लिए किया गया था ये? आखिर ये बंगाल विभाजन हुआ किस लिए था? क्योंकि इसलिए हुआ था क्योंकि बंगाल में राष्ट्रवादी आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ रहा था। क्रांतिकारियों का गढ़ बन गया था कौन? बंगाल। और वहां की जो राष्ट्रवाद की भावना वहां से उठ रहा है, उस राष्ट्रवाद की भावना को कुचल देना अंग्रेजों का उद्देश्य था। लेकिन अंग्रेजों ने इस राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए इस बंगाल क्या किया? विभाजन किया। लेकिन किस चीज को बोला? हम क्या कर रहे हैं? प्रशासनिक हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में उसका उद्देश्य क्या था? कि राष्ट्रवाद की वृद्धि को क्या करना है? दुर्बल करना है। क्योंकि भारत में क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा गढ़ उस समय कौन था? बंगाल, ठीक है, बंगाल। अगला है स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? स्वदेशी और बहिष्कार की बात क्या हो रहा है? बंगाल विभाजन के बाद किस आंदोलन में हो रहा है? स्वदेशी आंदोलन में हो रहा है। बहिष्कार करेंगे, किसका बहिष्कार करेंगे? विदेशी वस्तुओं क्या करेंगे? बहिष्कार। स्वदेशी वस्तु को अपनाएंगे, ठीक है, उल्टा नहीं बोलना है। स्वदेशी वस्तु को अपनाएंगे, विदेशी वस्तु क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। भारत की वस्तु को बहिष्कार नहीं करना है, ब्रिटिश वस्तु को बहिष्कार करना है, ठीक है। और आगे जब पढ़ेंगे 1920 में जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे, कुछ लोग महात्मा गांधी को सलाह देंगे भाई हम सिर्फ ब्रिटिश वस्तु का बहिष्कार करेंगे। फिर महात्मा गांधी बोलेंगे नहीं, सिर्फ ब्रिटिश मत बोलो, क्या बोलो? विदेशी। विदेशी में सिर्फ ब्रिटिश नहीं आता है, जितने भी अन्य जो कंपनियां हैं, जो ब्रिटेन की अन्य कंपनियां हैं, उसका भी हम बहिष्कार करने वाले हैं। अगर कोई अमेरिका का सामान आए उसका भी बहिष्कार करने वाले हैं। अगर कोई यूरोप के अन्य देशों का सामान आता है उसका भी बहिष्कार करेंगे। मतलब यहाँ पे एक ध्यान रखना, एक होता है ब्रिटिश वस्तु, ब्रिटिश का मतलब सिर्फ किसका बहिष्कार कर रहे हैं आप? ब्रिटेन का बहिष्कार करें। लेकिन हम जब बात करते हैं सिर्फ विदेशी वस्तु, तो जो भी हमारे देश को छोड़कर जो भी है सब क्या है? विदेशी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आंसर हो जाएगा इसका बंगाल विभाजन के विरोध में। चलिए भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? 1911 में लगा है तीसरा दिल्ली दरबार, 12 दिसंबर 1911 को। और तीसरे दिल्ली दरबार में कौन है? जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम, और इसकी जो है वो मैरी है, ठीक है। और इस तीसरे दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन है? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है। और इस घोषणा में ही कहा गया था कि भारत की राजधानी कलकत्ता से ट्रांसफर होगी कहाँ? दिल्ली। और बंगाल से बिहार को एक अलग प्रांत के रूप में क्या किया जाएगा? गठित किया जाएगा, ठीक है। और 22 मार्च को ये चीज घोषणा हुआ था, इसलिए 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं बिहार दिवस, ठीक है। चलिए एक चीज और बताना है आपको कि पहला दिल्ली दरबार कब लगा है? 1877 में लगा है। कौन है उस समय? लिट्टन है ये, ठीक है। और यही है वो जो, यही है बंसी बजाने वाले, कौन है? लिट्टन। यही है उस समय के नीरो, ठीक है। और इसी समय महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दिया गया था और भारत की सामग्री घोषित किया गया था। उसके बाद दूसरा बताना है, दूसरा दिल्ली दरबार लगा है 1903 में, और ये कौन है? करजन है इस समय भारतीय वायसराय, ठीक है। और उसके बाद तीसरा दिल्ली दरबार 1900
1911 में लगा है, ठीक है। 1911 में कौन है? हार्डिंग द्वितीय। और सबसे अधिक खर्चा किया गया था दूसरे दिल्ली दरबार में। और इसी सेकेंड दिल्ली दरबार के दौरान महारानी विक्टोरिया के स्मरण में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बनाया गया था कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। किसने बनवाया है? कर्जन ने बनवाया। आज भी है कलकत्ता में। चलिए, 1905 में कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? 1911 के शाही दरबार में जॉर्ज पंचम के द्वारा, यही होगा। बंगाल विभाजन 1911 में, उसके बाद क्या कर दिया? रद्द कर दिया गया, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन, यही कारण रहा है स्वदेशी आंदोलन शुरू करने का, ठीक है। तिलक को 18 महीने का जेल मिला है, कब? 1897 में। यहाँ दिख रहा है चापेकर बंधु। चापेकर बंधु द्वारा किस घटना को अंजाम दिया गया था? रैंड और आयर्स्ट की हत्या कर दिया था, जो पुणे के प्लेग अधिकारी थे। और इसे कहा जाता है कि भारत का प्रथम राजनीतिक हत्या, ठीक है। चापेकर बंधु कौन है? चापेकर बंधु में वासुदेव चापेकर और दामोदर चापेकर, ठीक है। चलिए, बताइए। बालकृष्ण चापेकर, दामोदर चापेकर, बताइए। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किया? ऑप्शन भी देखना है और उधर भी देखना है। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने किस किस कार्यक्रम का शुरू किया? बताइए। असहयोग की बात तो आगे चलकर होगा, महात्मा गांधी, ठीक है। बायकट का मतलब क्या होता है? बहिष्कार, ठीक है। हम उसका क्या करेंगे? बायकट करेंगे। और किसका बहिष्कार करेंगे? विदेशी वस्त्रों का करेंगे बहिष्कार करेंगे। किसको अपनाएंगे? और किसकी बात होगा? राष्ट्रीय शिक्षा की बात। और ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय शिक्षा के लिए क्या होगा? राष्ट्रीय शिक्षा के लिए क्या होगा? यहाँ पे बनेगा क्या? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब होगा? 15 अगस्त 1906। कल ही यह टॉपिक आपको पढ़ाया गया है। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की क्या होगा? स्थापना होगा, ठीक है। चलिए, तो राष्ट्रीय शिक्षा की बात, इसी में क्या होगा? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की क्या होगा? स्थापना होगा। मतलब भारतीय यहाँ पे अपनी अपनी क्या करेंगे? संस्था स्थापित करेंगे। इसी में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना होता है, जिसके प्रथम प्रिंसिपल बनते हैं अरविंद घोष, ठीक है। चलिए, अगला, निम्नलिखित में किस आंदोलन का शीर्षक गीत बना? वंदे मातरम। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान इसका शीर्षक गीत कौन बन गया? वंदे मातरम। और वंदे मातरम उस समय इतना एक क्रांतिकारी गीत था कि भारतीय लोग जब वंदे मातरम बोलते थे तो अंग्रेज उसको गिरफ्तार कर लेते थे वंदे मातरम के नाम पे, ठीक है। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेमिन्सन किससे जुड़े थे? बिहार दरोगा का ये प्रश्न है। सिर्फ बिहार दरोगा नहीं बल्कि अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है और ये आपको लिखवाया गया है कहीं ना कहीं। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेमिन्सन किससे जुड़े थे? स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। और इन्होंने एक किताब लिखा था, न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया, ठीक है। इनका किताब का नाम है न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया। H.W. नेमिन्सन जुड़े थे, पत्रकार थे स्वदेशी आंदोलन के दौरान। इसका किताब का नाम है न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया। ये भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। चलिए, कुछ प्रश्न और है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन सा कथन सही नहीं है? गलत पूछा है। लियो ने, यहाँ पे लोगों हैं, ठीक है। लोगों ने आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, ठीक है। यही तो गलत है आपका। यह बंगाल तक सीमित रहा नहीं। स्वदेशी आंदोलन सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा था, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन एक राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पे उभर गया। क्यों उभर गया? क्योंकि बंगाल में नेतृत्व करने वाले कौन है? बिपिन चंद्र पाल हैं, SN बनर्जी हैं, ठीक है। बंगाल में है, नेतृत्व किसने किया? बिपिन चंद्र पाल ने किया, ठीक है। उसके बाद पंजाब में किसने किया? पंजाब और उत्तर प्रदेश में लाला लाजपत राय। और कोई क्या है इनके साथ? अजीत सिंह। चलिए, इसके अलावा बताइएगा दिल्ली में किसने किया है?
सैयद हैदर रजा, सैयद हैदर रजा। और कोई है क्या? बताइएगा। मद्रास में किसने किया? नहीं, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले, चिदम्बरम पिल्ले। बिपिन चंद्र पाल बंगाल से, ठीक है। चलिए, पंजाब, उत्तर प्रदेश लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, दिल्ली से सैयद हैदर रजा, मद्रास से चिदम्बरम पिल्ले, ठीक है। एक और बता दीजिए। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से तिलक, महाराष्ट्र से तिलक है, महाराष्ट्र के पुणे क्षेत्र से तिलक ने इसका नेतृत्व किया। मतलब ये आंदोलन जो है सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा था, अलग अलग क्षेत्रों तक ये आंदोलन फैल गया था, ठीक है। और एक राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पर उभर गया है, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। चलिए, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन के काल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन गलत है, ये पूछ रहा है, ठीक है। इसका आंसर होगा ए। लियाकत हुसैन ने बड़ीसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया था। इससे प्रश्न भी, इससे पहले भी प्रश्न आपका कराया गया, ठीक है। चलिए, कांग्रेस के मन से बताइएगा, ये आप लोग को बताना है। कांग्रेस के मन से कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का व्यक्त किया गया है? हाँ, 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। कौन है? दादा भाई नेहरूजी। और बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना भी किसने किया है? गोपाल कृष्ण गोखले ने कब किया है? 1905 में। और सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष कौन है? रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष, ठीक है। 1907 का सूरत अधिवेशन कांग्रेस बड़ा फूट, ठीक है। अगला प्रश्न, चलिए फिर एक आपका प्रश्न एक थोक के भाम आया है, मिलाइए। इसमें अध्यक्ष पूछा गया है, बताइए कौन कौन। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष कौन है? दादा भाई नेहरूजी। एक का क्या होगा? दो, एक का दो, एक का दो, दो ऑप्शन आपका छट जाएगा, ऑप्शन भी छांटना है, ठीक है। बनारस अधिवेशन कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले है, गोपाल कृष्ण गोखले, दो एक। चलिए, और बाकी सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया है, भी बताएं। किसने किया था? तिलक ने किया था। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष सलीमुल्लाह खां हैं, सही है। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया है? आगा खां ने किया है, सही है। और लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन है? एसी मजुमदार, यानी कि अंबिका चरण मजुमदार, अंबिका चरण मजुमदार, ठीक है। चलो, आसान हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। अगला, स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किया है किसने? दयानंद सरस्वती ने। और दयानंद सरस्वती के द्वारा नारा दिया गया था किसका? वेदों की ओर लौटो। इनके द्वारा किस समाज की स्थापना किया गया? आर्य समाज। कब स्थापना किया गया? 1875 में। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? लाहौर में भी बना था मुख्यालय बाद में, ठीक है। चलिए, और भारत भारतीयों के लिए नारा किसका था? आर्य समाज का नारा था, भारत भारतीयों के लिए है, ठीक है। चलिए, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? दादा भाई नेहरूजी। राष्ट्रीय मांग के तौर पे रखा था दादा भाई नेहरूजी, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? कौन है? दादा भाई नेहरूजी। ध्यान रखना है आपको, ये प्रश्न कई बार पूछा गया एग्जाम में। ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा? हाउस ऑफ कॉमन्स, क्योंकि पार्लियामेंट के यहाँ पे दो सदन है, एक हाउस ऑफ कॉमन्स और क्या है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। इसको अपनी भाषा में, यहाँ की भाषा में क्या बोलेंगे? लोकसभा, ठीक है। और ये 1892 से लेकर कब तक? 1895 तक इसके सदस्य बने रही, ठीक है। और किस क्षेत्र से? फिन्सबरी क्षेत्र से, ब्रिटेन के फिन्सबरी क्षेत्र से ये चुने गए थे। और किस पार्टी से? लिबरल पार्टी से। ध्यान रखना, लिबर पार्टी नहीं, क्या? लिबरल पार्टी, क्योंकि ब्रिटेन में 3 महत्वपूर्ण पार्टियां हैं। एक है आपका कंजर्वेटिव पार्टी, एक है लेबर पार्टी और एक है लिबरल पार्टी, ठीक है। लिबरल पार्टी के टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा था फिन्सबरी क्षेत्र से। अब देखिए इसका प्रभाव क्या हुआ। इसका प्रभाव ये हुआ कि जब दादा भाई नेहरूजी हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्य बने तो इन्होंने भारतीय खर्चों की जांच के लिए एक कमेटी की मांग किया। और इसके आयोग पर क्या, इसी की सिफारिश पर क्या होगा? 1895 में एक आयोग बनेगा, उसका नाम होगा बेल्वी आयोग, बेल्वी आयोग। और प्रश्न पूछा जाता है कि बेल्वी आयोग का गठन किसके लिए किया गया था? भारतीय खर्च की जांच के लिए, ठीक है। भारतीय खर्च की जांच के लिए।
भारतीय खर्च की जांच के लिए बनाया गया था एक आयोग, उसका नाम है बेल्वी आयोग। कब बना? 1895 बना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये बेल्वी आयोग बना 1895 में, ठीक है। चलिए, दादा भाई नौरोजी। अच्छा बताइए थोड़ा, एक प्रश्न आप लोग से ये भी है कि दादा भाई नौरोजी जो है ये कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने? पहली बार कब बने? 1800, दूसरी बार, तीसरी बार 1906, 1886 में कहा? कलकत्ता। 1893 में कहा? लाहौर में। 1906 में फिर से कलकत्ता में, ठीक है। चलिए चलिए, तो ये 3 बार बने हैं। ये आपका है कलकत्ता, ठीक है, ये आपका है फिर से लाहौर, और ये है आपका कलकत्ता। और दादा भाई नेहरू जब 1893 में लाहौर अधिवेशन अध्यक्ष बने थे, इन्होंने कहा था कि जो आईसीएस का परीक्षा वो भी भारत में भी कराई जाए, इनकी मांग किया था इन्होंने, ठीक है। चलिए अगला। चलिए, दादा भाई नेहरू जी को किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। थोड़ा सा 1-2 प्रश्न और बताना है। दादा भाई नेहरू जी का संबंध किस धर्म से है? पारसी, पारसी धर्म। इसके अलावा बताना है, इनके द्वारा एक पत्रिका निकाला गया है, राष्ट्र गुप्तार, ठीक है। और भी है क्या कोई? वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया। उसके बाद इन्होंने ही पहली बार राष्ट्रीय आय के बारे में बताया, कब? 1867-68 में, ठीक है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना, भारत में पहली बार राष्ट्रीय गणना करने वाले हैं, या फिर प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम पहली बार कितना बताए थे इन्होंने? 20 रुपया बताए थे पर कैपिटा इनकम, ठीक है। और इनके द्वारा एक समाज की स्थापना किया गया था, सॉरी सभा, क्या नाम था? रहनुमाई माजदैन सभा, रहनुमाई माजदैन सभा, ठीक है। और इसी रहनुमाई माजदैन सभा से एक पत्रिका निकलता है, उसका नाम क्या था? राष्ट्र गुप्तार। उसके बाद इनकी वॉइस ऑफ इंडिया है। दादा भाई नेहरू जी के बारे में अभी पढ़े हैं कि बम्बई एसोसिएशन की स्थापना किए हैं, कब? 1852 में, बम्बई एसोसिएशन। उसके बाद दादा भाई नेहरू जी के द्वारा ही 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी, लंदन इंडिया सोसाइटी। इनके अलावे इनके द्वारा 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। इसके अलावा अभी पढ़ेंगे दादा भाई नेहरू जी के द्वारा ही ये फिंसवरी क्षेत्र से बने हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रथम सदस्य, 1892 से लेकर 1895। और ये कांग्रेस के 3 बार क्या रहे? अध्यक्ष रहे, 1886, 1893, 1906। और कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द को प्रयोग किए कौन? दादा भाई नेहरू जी। यह दादा भाई नेहरू जी के बारे में सारा फैक्ट्स, ठीक है। पंजाब केसरी किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय, ठीक है। 100 प्रश्न क्या? बस 100 प्रश्न में मन नहीं भरा नहीं। थोड़ा सा और, चलिए।